बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड है जनाब, यकीनन तमाम लोग जो है वीकेंड घर पे मौजूद होते हैं, एंजॉय भी कर रहे होते हैं। और इसके साथ साथ हमेशा एक बात करती हूँ कि इंसान को जो है वो बहुत ही अपना जो सोच है उसको बड़ा पॉजिटिव रखना चाहिए। अच्छा, जिस तरह हमारी मुल्की और सियासी सूरत हाल चल रही है, हर घर में आजकल वैसे हम देखते हैं टॉपिक है, चाहे आप वीकेंड पे गुजार रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं सियासत और आपकी तमाम चीज़ें मसाइल जो हैं वो घर में भी डिस्कस हो रहे होते हैं। कहीं ना कहीं आपकी फैमिली भी थोड़ी इग्नोर हो रही होती है। तो काइंडली जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, फैमिली मैं समझती हूँ आपकी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा होता है और टाइम, स्पेशली टाइम निकालना वो भी फैमिली के लिए, वो बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि आप बहुत सारे वीकेंड में काम शाम भी कर रहे होते हैं। अच्छा, जिनकी जॉब्स हैं वो जॉब्स पे अपनी तमाम जिम्मेदारियां पूरी कर रहे होते हैं। तो जब वीकेंड आता है तो फैमिली भी बड़ी इंतज़ार कर रही होती है कि जी आज उनके भी प्लान्स होते हैं कि कहीं बाहर जाना है, कहीं खाना आउटिंग पे जाएंगे, तो कहीं रिलेटिव्स के घर जाना होता है। तो लिहाजा अपनी फैमिली को साथ लेकर चलें, क्योंकि आपकी फैमिली आपकी, मैं समझती हूँ, बेहतरीन सपोर्टर होती है। इसीलिए ज़िंदगी को एंजॉय करते रहें, हमेशा हंसते रहें। अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ करवा देती हूँ। मलिक ज़फ़र इकबाल भुट्टा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सीनियर कानूनदान भी हैं और उसके साथ साथ एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? मैं ठीक हूँ, वेलकम करते हैं मेरे शो में आपको। ठीक है। और इसके साथ ही जो हमारी दूसरी गेस्ट हैं वो हैं जी शाजिया लियाकत, हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूटिशियन हैं, बहुत प्यारी भी हैं, आज हमारे शो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा, आज हम शाजिया से जानेंगे। आपको पता है कि ब्यूटिशियन है, तो फिर हम इस हवाले से जानेंगे कि विंटर्स आ रही हैं तो उसके हवाले से अपनी स्किन का ख्याल कैसे रखना है। ये बड़ा ज़रूरी होता है, स्पेशली चाहे समर हो चाहे विंटर हो, आपको अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। किस तरह ख्याल रखा जा सकता है, मज़ीद किस तरह अपनी खूबसूरती को आप बढ़ा सकते हैं। आजकल शादियों का सीज़न भी है जनाब, इनसे मेकअप के हवाले से भी पूछेंगे कि मेकअप जो है वो किस तरह का आजकल ट्रेंडिंग में ऑन है, किस तरह का मेकअप आपको करना चाहिए, ब्राइडल लुक किस तरह जो है वो आजकल हमारी जो बच्चियां हैं वो किस तरह चाह रही होती हैं, तो ये जानेंगे। और साथ साथ हम सर से जानेंगे कानून की कुछ बातें, कानून के हवाले से बात करेंगे कि इस टाइम कितना अमल दरामद हो रहा है। वैसे तो कानून हमारे मुल्क में मौजूद है, लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि कानून पे कभी ना उस तरीके से सही वाला अमल दरामद नहीं होता। कुछ वकला के मसाइल भी बात करेंगे। नौजवान वकला हैं, उनके क्या क्या मसाइल हैं, उनकी फलाह बहबूद के हवाले से क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें आज हमारे प्रोग्राम में डिस्कस होंगी। आप हम भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और वो आपको पता ही है कि आप कॉल भी कर सकते हैं, कोई बात शेयर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अच्छा, जिस तरह आज सर कानून के हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे, सबसे पहले तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे इस टाइम जो हमारी मुल्क की करंट सिचुएशन चल रही है उसको लेकर? करंट सिचुएशन जो है वो थोड़ा सा हम वकला जो है वो मायूसी का शिकार हैं कि जो रूल ऑफ लॉ जिस हवाले से इम्प्लीमेंट होना चाहिए था वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, जिसके लिए हमें परेशानी है। क्योंकि हम वकला ही हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था और फिर इस रूल ऑफ लॉ के लिए जितनी हम वकला की कुर्बानियां हैं शायद ही किसी तबके की हों। बिल्कुल ऐसे। और फिर जब कानून पे अमल दरामद नहीं होगा, अमलदारी उसकी पूरी तरीके से नहीं होगी, तो हमें दिली दुख भी होता है और अफसोस भी होता है। तो हमारी शुरू दिन से यही ख्वाहिश रही है। हमने अपनी जानें भी दी हैं, हमने अपने पेट भी काटे हैं और हमने अपने जेलें भी देखी हैं, सारा कुछ देखा है, सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के लिए, ना कि हमने इसने पर्सनल गेन के लिए कभी हमने वकला ने काम किया है। पर्सनल गेन के लिए कभी वकला ने काम नहीं किया, हमेशा जब भी किया है इस मुल्क के लिए किया है और इंशाअल्लाह आइंदा भी हम करते रहेंगे। और हम मायूस नहीं हैं क्योंकि हमारे पास लीडरशिप है, हमारे अपना ऐसा सिस्टम है कि इसको हम चला सकते हैं आगे। लेकिन कुछ वक्ती तौर पे एक फेज़ आ जाते हैं, पॉज ऐसे आ जाते हैं, तो कोई नहीं, हम इसको इंशाअल्लाह हम आगे और इसको बेहतर तरीके से लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह जी। अच्छी उम्मीद हमेशा इंसान को रखनी भी चाहिए। अच्छा, इंसाफ की हम अक्सर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि इंसाफ की तरफ जो है हमें बिल्कुल मायूसी ही दिखाई देती है, मतलब हमें इंसाफ उस तरीके से मिलता नहीं है। अदलिया इंसाफ से जो है क्यों नहीं उस तरीके से फराहम कर रही जिस तरह उनको करना चाहिए? देखें, असल में
इस वक्त जो है ना, पब्लिक ने सारा कुछ अदलिया के कांधों पे डाल दिया है। अदलिया कौन है, कहाँ से आए हैं, वो हम में से ही लोग हैं। अब जब अदलिया पे सारा कुछ, अब जब आपने अदलिया को वो माहौल ही प्रोवाइड नहीं करना कि वो आज़ादाना फैसले करें, तो फिर आप उनसे क्या तवक्को रखेंगे। तो आप अदलिया को वो माहौल प्रोवाइड कर दें, वो उनको इसके इंडिपेंडेंट जुडिशरी कर दें। पहले क्योंकि शुरू में जब पाकिस्तान बना था उस वक्त एग्जेक्टिव और जुडिशरी इकट्ठे थे। हमारी कोशिशों से फिर इसको हमने अलहदा किया, एग्जेक्टिव अलहदा हो गई, जुडिशरी अलहदा हो गई। लेकिन फिर उसमें सियासी अमल दखल और कुछ दूसरे अवामिल जो है, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, वो अवामिल ऐसे आए कि जुडिशरी को उनके ताबे होना पड़ा। और वो ताबे इस तरीके से हुए कि हमने 2007 की हमें बाकायदा एक तहरीक चलानी पड़ी, जिसको वकला तहरीक कहते हैं, जो हमने सिर्फ रूल ऑफ लॉ के लिए चलाई थी और अदलिया की आज़ादी के लिए ही चलाई थी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारी उस तहरीक के बाद वो जो एक मफाद परस्त टोला था, उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया, बजाय इसके कि वो हम उसके समरात देखते, हम उसके बैक फुट पे आ गए। देखिए, जाहिर सी बात है, एक पावर है अदलिया के पास, जाहिर सी बात है तमाम लोग जितने भी हैं वो परेशान जब होते हैं, जब उनके मसले मसाइल होते हैं, तो हम अदालत की तरफ, अदलिया की तरफ देखते हैं कि हमें इंसाफ देंगे। लेकिन फिर हम ये देखते हैं कि अदलिया उस तरीके से अब इंसाफ नहीं प्रोवाइड कर रही, तो फिर हम लोग भी उस तरफ होते हैं कि यार अब किसके पास जाएंगे। अदलिया इंसाफ प्रोवाइड कर रही है, लेकिन फ़र्ज़ किया अगर 10 फैसले हैं, उनमें से अगर एक फ़ैसला अगर थोड़ा सा हो गया है, तो उस एक को तो हाईलाइट किया जाएगा, उसको 9 को अप्रिशिएट नहीं किया जाता। तो ये हमारे साथ प्रॉब्लम हुआ है। हम यहाँ थोड़ा सा मीडिया से भी हमें यही है कि 9 फैसले तो उन्होंने ठीक किए हैं, अगर एक में कई इंसान हैं, वो भी कोई फरिश्ते तो नहीं है, इंसान ह्यूमन एरर है, अगर उसमें आ रहा है, तो एक अगर कोर्ट ने फैसला नहीं किया तो उसके आगे अपीलेट कोर्ट है, उससे आगे कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट तक है, आगे कोर्ट्स हैं। तो हम वहाँ फेवर करें, हम वहीं ना के खड़े होकर सड़क पे अदलिया के खिलाफ बोलना शुरू कर दें। सही। अदलिया में आप जब करते हैं और किसी इदारे में चले जाएं, सुबह अदलिया का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, वो ठीक अपने टाइम पे 9 बजे अपनी चेयर पे होता है। आप किसी और दफातर में चले जाएं, आपको ऐसा नहीं मिलेगा। 9 बजे प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है और हम जो वकला हैं, हम 8:30 पौने 9 वहाँ कोर्ट में मौजूद होते हैं। ये आपको कहीं ऐसा नहीं मिलेगा। इस वक्त भी आपकी अदलिया इतना वो नहीं है जितना इसको हाइप क्रिएट की जा रही है। अदलिया अच्छे फैसले कर रही है, अच्छे फैसले कर रही है तो लोग आ रहे हैं। अगर फैसले अच्छे ना करें तो ये ऐसा ना हो, और ये फैसलों के बेहतर फैसले हो रहे हैं, और कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ह्यूमन एरर की मैं कह सकता हूँ, ओवरऑल ऐसे हालात नहीं है इस मुल्क। सही। अच्छा, मजीद भी आपसे जानते हैं, शादी से जानते हैं, शादी विंटर्स हैं, स्किन का ख्याल कैसे रखें, क्या करना चाहिए? जी, विंटर में ज़ाहिर बात है स्किन बिल्कुल खुश्क हो जाती है, ड्राई हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा यानी कि समझ से भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। तो इसमें यह है कि एक तो क्लीन रखें स्किन को, ठीक है, और दूसरा मॉइस्चराइज करें। हाँ, वो बड़ा ज़रूरी होता है स्किन के लिए। ये भी बहुत ज़रूरी है। और दूसरा क्या कहते हैं, स्किन बिल्कुल ड्राई होकर फट जाती है और इसमें आपको थोड़ी बहुत, हाँ जी, झुर्रियाँ सी हो जाती हैं, रिंकल्स आ जाते हैं, तो इससे आपको पता है एज भी ज़्यादा लगती है। यानी कि आजकल छोटी छोटी बच्चियों में ये चीज़ आ रही है, उनकी स्किन बहुत ड्राई है, एक जैसा मौसम नहीं रहता, बिल्कुल ऐसा, यानी कि इतने ज़्यादा सर्दी भी नहीं आती है और स्किन ड्राई होने लग जाती है। तो इसमें ना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए इस चीज़ का, क्योंकि हम पानी का इस्तेमाल भी तो कम कर देते हैं ना, जैसे गर्मियों में तो पानी का इंटेक हमारा ज़्यादा रहता है। बहुत ज़्यादा इंटेक करना चाहिए, पानी से स्किन बहुत अच्छी रहती है। बाकी विटामिन सी सीरम है वो यूज़ करना चाहिए, विटामिन ई है, सीरम्स होते हैं वो यूज़ करने चाहिए। स्किन का मैं चाहती हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखा जाए। हाँ, आपकी ज़ाहिरी शख्सियत जो है वो आपकी खूबसूरती की वजह से जो है वो ज़्यादा मैं कहती हूँ नुमायाँ होती है। जी। तो आप उसमें अपनी स्किन का ख्याल जितना रखेंगे, जितनी केयर करेंगे, उतनी आपकी स्किन जो है वो अच्छी और हेल्दी रहेगी। अच्छा, समटाइम होता है ना कि हम अपनी स्किन के मामले में उस तरीके से बहुत लाइटर उस चल रहे होते हैं, अच्छा ठीक है ड्राइनेस हो रही है, कोई बात नहीं, मॉइस्चराइज नहीं करेंगे
तो कोई बात नहीं, जैसे क्लींजिंग है, मेकअप का इस्तेमाल जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा अब रहता है। जी जी। तो उसमें हम अपनी स्किन का उस तरीके से सही ख्याल नहीं रख सकते। जी जी बिल्कुल। ये इसमें यही होता है कि अगर आप स्किन का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर ज़ाहिर बात है स्किन ड्राई होगी। हाँ। तो फिर आपकी बेस अच्छी नहीं लगेगी। अच्छा, आजकल हम देखते हैं मसाइल ज़्यादा हैं, क्योंकि एक तो ड्राइनेस है स्किन के हवाले से, फिर उसके साथ साथ आपकी रिंकल्स भी पड़ रहे हैं, फिर आपकी छाइयाँ भी पड़ रही होती हैं, झाइयाँ, बहुत सारे ऐसे मसाइल जो हैं इकट्ठे, क्योंकि हमारी स्किन में जो वो है सन ब्लॉक का इस्तेमाल तो हम बहुत कम करते हैं। जी जी। क्योंकि कहा जाता है बार बार के सन ब्लॉक यूज़ किया करें, लेकिन हम ये तो तकरीबन हम लोग जब हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं तो हम उन्हें यही कहते हैं, वो अक्सर जब इस तरह का मौसम आ रहा होता है तो वो ड्राई स्किन की ज़्यादा कंप्लेन करते हैं। तो बस हम उन्हें यही कहते हैं कि अपनी स्किन का ख्याल रखें और मॉइस्चराइज करें अपनी स्किन को, और पानी ज़्यादा पिएँ। विटामिन सी अब माशाल्लाह अब वो ऑरेंज आ जाएंगे। हाँ, ऑरेंज में तो फिर हाँ जी। तो ये है कि जूसेस वगैरह का यूज़ करें। हाँ जी, क्योंकि मैं कहती हूँ कि ओरिजिनल चीज़ें जो ऑर्गेनिक होती हैं वो चीज़ें यूज़ की जाएं तो ज़्यादा बेस्ट है। हाँ। केमिकल, आपको पता है कि केमिकल आखिर तो उसका थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, हमारे यहाँ ये भी बड़ा मसला है ना, क्रीमों का इस्तेमाल जो है ना, वो जो कहते हैं रंग गोरा करने वाली जो क्रीमें इस्तेमाल की जाती हैं, बहुत सारी क्रीमें मिक्स करके। स्किन के हिसाब से मैं कहूँगी कि मेरे सैलून पर मैं बिल्कुल भी व्हाइटनिंग की ये जो मिक्स करी हुई क्रीमें होती हैं तो ये मैं नहीं देती। तो मैं उनको कहती हूँ कि आप घर में जैसे मिल्क है तो जो कच्चा दूध होता है, हाँ। तो वो आप यूज़ करें, उसके अंदर आप थोड़ी सी हल्दी डालें और उससे आपकी स्किन से बिल्कुल खुश्की भी खत्म होगी। हाँ। और दूसरा ये है स्किन है वो भी आपकी जो है वो जो डेड स्किन है वो भी आपकी। हाँ जी जी। और ये आप तकरीबन 1 हफ्ता करके देखें तो आप यकीन करें कि आपको क्रीमों वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ। और अगर क्रीमें यूज़ भी करनी है तो फिर आप किसी कंसल्ट से मिलें, स्किन स्पेशलिस्ट से मिलें, वो आपको कोई मेडिकेटेड कोई आपको दें जो आपकी स्किन के लिए हार्मफुल ना हो। अच्छा, जिस तरह शादियों का भी अभी सीजन है, चले स्किन का तो हम इस तरह से ख्याल रख सकते हैं, पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल करें। अच्छा, जितना वाटर इनटेक होगा, जितना हम फ्रेश चीजें खाएंगे पिएंगे, डाइट का बड़ा असर होता है आपके स्टमक से। और वही अगर हम गर्म चीजें खाएं और तली हुई चीजें खाएं, जरा डाइट जरा इस तरह की हो तो आपकी स्किन के ऊपर भी वाज़िया नजर आता है। अच्छा, शादियों का सीजन है तो शादियों में आप क्या समझती हैं, किस तरह का मेकअप जो है वो आजकल ट्रेंडिंग है? जहाँ तक मेरे सैलून की बात है, यानी कि जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, तो आजकल की जो बच्चियाँ हैं वो लाइट मेकअप चाहती हैं। हाँ, बड़ा ऐसे, हाँ बिल्कुल लाइट सा चाहिए, और काफ़ी लाइनर नहीं यूज़ करना होता, सिर्फ स्मच लाइनर यूज़ होता है। तो क्रीज लाइन इस तरह की चीज़ें यूज़ हो रही हैं, और कट क्रीज हो गई, हेलो आइज हो गई, और कट ये शिमरी हो गई हैं, और जैसे चंकी आइज हो गई, इस तरह की चल रही हैं। तो लाइट मेकअप में तो आपको पता है कि बच्चियों को बिल्कुल लाइट चाहिए होता है, जो आम पार्टी मेकअप भी होते हैं। हाँ। तो उसमें बच्चियां बिल्कुल लाइट मेकअप लेती हैं, और आजकल बालों के हेयर स्टाइल का भी नहीं, आपको पता है ज़्यादा बाल बच्चियां कलर कर रही हैं। अच्छा, पहले बड़ा बैक कॉमेंट करके और बड़ा बालों को आप हैवी लुक देके ऐसे ही। तो ब्राइड की तरफ से तो मैं यही कहूँगी कि ब्राइड आजकल जितनी ज़्यादा सिंपल बनी हुई होती हैं उतनी ज़्यादा अच्छी लगती हैं, उनकी लुक अच्छी आ रही होती है। लेकिन ये होता है कि बहुत सारी खवातीन को जो है वो जरा हैवी लुक चाहिए होता है। अच्छा, हर किसी की पसंद और नापसंद डिफरेंट है ना? जी जी। अच्छा, किसी को लाइट मेकअप इतना अच्छा नहीं लगता, वो कहते हैं कि क्यों, हम थोड़ा सा, जाहिर सी बात है इवेंट है, ये डिमांड पे होता है, कस्टमर की डिमांड पर होता है ना कि उन्हें किस तरह का मेकअप चाहिए। हाँ। तो फिर हम उस तरह का भी कर देते हैं, कुछ हम पर छोड़ देते हैं। हाँ। कि आप जैसा करना चाहें। हाँ, जैसा करना चाहें। जैसे अब हमारी आके पिक्स वगैरह देखते हैं, अगर कहते हैं कि आपका वर्क दिखाएं, तो अक्सर हम स्टेटस वगैरह पे भी लगा देते हैं, तो वो फिर उससे देखते हुए आगे कहती हैं। आगे आ जाती है। अच्छा, आजकल क्योंकि हमारे मॉडल्स को जब देखती हैं तो जाहिर सी बात है उनकी जो लुक्स आ रही होती हैं, हर किसी पे वो लुक्स आपकी फिट नहीं आ सकती, ये भी बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। अब ये देखा जाए ना कि अब एक कस्टमर आ रहा है और वो एक ब्राइड आ रही है, वो कह रही है कि मैंने काशिफ लुक लेनी है, या मैंने फलाने की लुक लेनी है जी, मुझे इस तरह की ब्राइड चाहिए। तो उनकी जिसकी लुक दिखा रहे होते हैं उसकी आंखें बड़ी होती हैं, हुडेड नहीं होती। जी जी, हुडेड नहीं होती हैं। और जो हमारे पास आई होती हैं उनकी आंखें छोटी होती हैं, कहते हैं कि आप इनसे ज़्यादा अच्छी लग सकती हैं,
लेकिन इसमें कुछ आईज में जो हुडेड आईज होती हैं उस पे कुछ मेकअप नहीं आते, तो वो बुरे लगते हैं। बिल्कुल ठीक है ना। तो इसलिए फिर हमें कुछ अपने तरीके से भी करना पड़ता है कि अगर फिर हम उन्हें ये कहते हैं कि अगर आप यही लुक चाहते हैं तो इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। सही है। ठीक है, क्योंकि हम काशीज का जब भी मेकअप देखते हैं, जब हम उसकी बात करते हैं, तो यही होता है कि उसके पास जितनी भी मॉडल्स आती हैं वो उस तरह की, उसकी मॉडल्स भी इस तरह की होती हैं क्योंकि बाकी आप फीचर्स बड़े नुमायां होते हैं। हाँ जी। अच्छा, आईज बड़ी प्रोमिनेंट होती है, उन पे आईज मेकअप करना बड़ा आसान होता है, जिनकी आईज जरा बड़ी होती हैं और जिनकी, तो वो तो फिर बड़ा कहते हैं चल वैसे सबकी आईज तो हो नहीं सकती ना। जी जी सही है। अच्छा, मजीद भी आपसे जानते हैं, इसके साथ साथ सर से जानेंगे, सर वुकला के क्या क्या मसाइल देखते हैं आप? देखिए जी, वुकला के मसाइल अगर हम देखे जाएं तो गवर्नमेंट लेवल पे, अब जैसे मैं स्टार्ट करूंगा, हमारा 5 साल का प्रोग्राम होता है, उसके बाद वो 5 साल जब करके आते हैं तो 1 साल का अप्रेंटिसशिप होती है। अब ये जब वो एंटर होता है, अब जैसे मेडिकल में है या इसमें है, उसको जब हाउस जॉब है तो उसको गवर्नमेंट पे करती है। सही है। अब हमारा जब वो जूनियर आता है कचहरी में तो उसको 1 रुपया भी पे नहीं किया जाता। वो पूरा साल जो है ना वो वहाँ पे आके जो है ना बगैर किसी मुआवजे के वो वहाँ पे काम करता है अपने सीनियर्स के पास। सही। अच्छा, उसके बाद ना उसके पास कोई चैम्बर की फैसिलिटी है, ना कोई और फैसिलिटी। इसी तरह जब हम सीनियर हो जाते हैं तो हमें कोई ना को हमारा पेंशन का कोई रूल है, ना को हमारा और किसी किस्म की कोई फैसिलिटी है कि आज मेरी डेथ हो जाए तो मेरे बच्चों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। सही। तो कोई हुकूमत की तरफ से हमें कुछ नहीं है। इसी तरह हमारे इदारे हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल है, पंजाब बार काउंसिल है, वो भी सियासत की नज़र चले जाते हैं, बजाय वुकला के मसाइल हल करने के वो अपने ही मसाइल हल करते हैं। सही। तो हम जो है वुकला का हर जगह, तमाम जगह पे वुकला को कॉलोनियाँ दी जाती हैं, उनको सब्सिडाइज किया जाता है। हमें ना कहीं कॉलोनी मिलती है, ना हमें हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलती हैं, ना हमें कोई पेंशन मिलती है, ना हमें कोई ग्रेजुएटी मिलती है, और हम अपने बिजनेस अपने तौर पे करके सारा, और ना हमें सिक्योरिटी मिलती है। सही। हमें बड़े बड़े लोगों से, बड़े बड़े ऑफिसर से, बड़े बड़े उनका हमें सामना करना होता है। हमें इस किस्म के इश्यूज होते हैं, हमें कहीं सिक्योरिटी के हमें जो है ना वो एश्योरेंस नहीं दी जाती, एश्योरेंस नहीं जाती कि आपको सिक्योर। हमने सारा कुछ जो भी करना है हम खुद अपनी मदद आपके तहत करते हैं। सही। अब यहाँ पे एक छोटी सी मैं बात मैं करना चाहूँगा कि जो अगर ये पाकिस्तानी कौम सिर्फ हमारे जो वुकला के हम जो इलेक्शन कराते हैं जी, अगर इसी को ही फॉलो कर लें तो हमारे मसाइल बहुत ज़्यादा हल हो जाएंगे। अब ये हमारा जितनी से जितनी बदतरीन भी आमरीत मुल्क में रही है, हमारे वुकला में हर साल इलेक्शन होते रहे। हम इलेक्शन के लिए बाहर से कोई बंदा नहीं लेते, हम इलेक्शन के लिए बाहर से कोई मदद नहीं लेते, हम खुद ही इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं, खुद ही इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, और हर साल हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराते हैं। सही। और ये पूरे, चाहे वो अमरीत का दौर है, चाहे जमहूरियत का दौर है, और हमारी इस चीज़ को दबाया जाता है बजाय इसके को जब हम जमहूरियत की तरफ आ रहे हैं तो गवर्नमेंट या दूसरे इदारे हमें अप्रिशिएट करें, वो अप्रिशिएट करने की बजाय हमें डिस्करेज करते हैं। लेकिन इसके बावजूद हमारी कश्ती रवां दवा है, और जब तक ये इदारे हैं हर साल हमारे तहसील लेवल से लेकर अप टू सुप्रीम कोर्ट तक इलेक्शन हर साल बाकायदगी से होते हैं। सही। अच्छा, आप खुद भी उम्मीदवार हैं, इलेक्शंस के हवाले से आपकी भी तैयारियां चल रही होंगी, तो ये इलेक्शंस कब होने हैं, और उसमें फिर आप ये भी बताइएगा कि किस तरह वुकला की इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आगे उनकी फलाह बहबूद के हवाले से मैं उम्मीदवार हूँ जनरल सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान का। ठीक है। हमारा जो है जो मुल्तान बेंच का एरिया है, ये साहिवाल से लेके राजनपुर तक, इसमें 3 डिवीजन आते हैं। इसमें हमारे तकरीबन 15,000 जो है ना हमारे मेंबर्स हैं। सही। तो हमें हर जगह हर अपने मेंबर को जाके उसको अप्रोच करना होता है, जैसे इलेक्शन में होता है। और बेसिकली हमें यही होता है कि हाई कोर्ट वाला जो है उसने तमाम बार्स को साथ लेके चलना होता है। ठीक है। तो हम वही, जो मेरा जो स्लोगन है वो सिर्फ एक ही है कि डिग्निटी ऑफ लॉयर्स एंड वेलफेयर ऑफ लॉयर्स। मैंने इस पे काम करना है कि डिग्निटी अगर है तो हमारे, और फिर वेलफेयर है।
अगर ये इन दोनों पे मैं काम कर गया तो मैं समझूंगा मेरा ज़मीर मुझे मलामत नहीं करेगा। मुतमईन हो जाए ना। मुतमईन। बिल्कुल जी, इनसे मजीद भी जानेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा हज़िया, ये बताएं कि जिस तरह एक बड़े ट्रेंडी लुक होता था, एक ट्रेडिशनल भी बड़ा मेकअप होता था हमारा ब्राइडल का स्पेशली, जी जी, आजकल वैसे वो कम नहीं हो गया, क्या कहेंगे इस बारे में? या वो वाली लुक बेहतर थी, जैसे आजकल मॉडर्न लुक जो मेकअप चल रहा है वो ज़्यादा बेहर है? मेरा ख्याल है कि टाइम के हिसाब से है। हाँ, यानी कि जैसे अब पहले था 90-20 का ले लें तो उसके हिसाब से तो अब बिल्कुल मेकअप है ही नहीं। यानी कि उसमें बहुत डार्क होता था और आईज बहुत डार्क बनाई जाती थी। अब का जो ट्रेंड चल रहा है उसमें लाइट हैं, ज़्यादा आईज की तरफ होती हैं, शिमरी आईज हैं, कट क्रीज हैं, इस तरह की चीजें हैं। अच्छा, लाइनर का भी ट्रेंड चेंज होता रहता है? हाँ जी, हाँ जी। सम टाइम आपका एक आया था, एक कैट लुक आती थी उसमें, अच्छा एक डिफरेंट किस्म के जो है लाइनर का इस्तेमाल किया जाता था। हाँ जी, वैसे तो डिमांड पे भी होता है और हमारी अपनी चॉइस भी होती है आईज को देखते हुए कि इस पे कौन सा सूट करेगा। अच्छा, छोटी आईज हो तो क्या करना चाहिए सर? छोटी आईज हो तो तकरीबन एक तो हेलो मेकअप करना चाहिए उस पे। ठीक है। तो हेलो मेकअप हर आईज के लिए अच्छा है, चाहे वो हुडेड है चाहे वो। उसमें क्या होता है हेलो मेकअप? उसमें हेलो मेकअप में क्या होता है कि इनर कॉर्नर दोनों ही बनाए जाते हैं। अच्छा, यानी कि वो थोड़ी सा डार्क उसमें आ जाता है जिसमें ना उनकी आंख थोड़ी सी बड़ी लगती है। हाँ जी, और स्मच लाइनर दिया जाता है, ऊपर नीचे आंख को दिया जाता है ताकि आंख जरा बड़ी या बादाम टाइप इस तरह की लगे, कुछ लुक चेंज हो जाए। तो अल्लाह ताला ने हर इंसान को बहुत खूबसूरत बनाया है। हाँ, बिल्कुल। तो जो भी जिस तरह होती हैं, जब मेकअप होता है वो अपना एक यानी कि टैलेंट होता है। हाँ, कुछ लोगों का होता है कि मेकअप करके भी इतना कोई खास फील नहीं हो रहा होता, कुछ लोगों की एकदम लुक चेंज हो जाती है। जी जी, बिल्कुल ऐसे होता है। हाँ। और कुछ ये होता है कि कुछ ब्यूटिशियन के टैलेंट पे भी होता है उसमें कि तो वो बिल्कुल ना, वो कहते हैं कि नहीं वो जो अंदर गई थी वो बाहर कैसे आई और बाहर तो बिल्कुल ही चेंज होकर आ गई। तो ये होता है ना, ये अपना अपना टैलेंट होता है, ऐसे ही है। तो काफी लोगों में ये चीज होती है कि वो लुक चेंज कर देते हैं और कुछ का ये होता है कि वो डिमांड पे भी होता है कि हमें नेशनल लुक दें, जैसे हम हैं वैसे ही लगे। तो वो फिर हम उनकी डिमांड के मुताबिक भी उनको मेकअप करते हैं। अच्छा, विंटर में किस तरह की बेस होनी चाहिए? मतलब अगर आप मेकअप कर रहे हैं, अगर आप पार्लर नहीं जा रहे, आप घर में मेकअप खुद कर रहे हैं, तो किस तरह की बेस होनी चाहिए? इसमें सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको पहले भी अर्ज किया कि मॉइस्चराइज करें, अपनी स्किन को क्लियर रखें। ठीक है। तो उसके बाद ये होता है कि स्किन जब आपने मेकअप करना है उससे पहले आपको CTM करना चाहिए। ठीक है ना, आप टोनर यूज करें, मॉइस्चराइजर यूज करें। ठीक है। और क्लिनजिंग करें। ठीक है, आपकी स्किन क्लियर होगी, आपकी स्किन क्लियर होगी तो आपकी बेस अच्छे तरीके से बैठेगी। ठीक है, ये तमाम चीजें जो है वो मेकअप से पहले आपको, हाँ जी, मेकअप से पहले करनी चाहिए ताकि आपकी स्किन क्लियर हो जाए। ठीक है। जाहिर बात है कि अगर सफा सफेद होगा तो उसके ऊपर ही अच्छा कलर आएगा ना। जी जी, तो बस इस तरह है। तो बाकी ये होता है कि स्किन के हिसाब से होता है, किसी की स्किन ड्राई होती है, किसी की नॉर्मल होती है। जी जी, और किसी की बहुत ऑयली भी होती है। तो बस ये है कि उसके हिसाब से हम बेस यूज करते हैं। तो जाहिर बात है ऑयली पे सबको पता है कि ऑयली पे हम मैट यूज करते हैं कि जो ऑयल कंट्रोल करती है, और जो ड्राई होती है उस पर हमें ज़रा ऑयली यूज करना पड़ता है। सही है। जो कॉम्बिनेशन होता है आपस में एक जैसी होती है, तो वो ये होता है कि बस वो फिर हम मिली जुली भी यूज कर लेते हैं। ये है डिमांड पे भी टाइम होता है ना। हाँ जी, दो को मिक्स करके भी थोड़ा थोड़ी डार्क और थोड़ी लाइट को भी आप मिक्स करके हम कस्टमाइज बनाते हैं अपनी। आपको पता है पार्लर वालियों की कस्टमाइज होती है, हम ये चीज तो नहीं होती। वो बस ये है कि जो आर्टिस्ट होता है, यानी कि हम लोग आर्टिस्ट ही होते हैं कि एक हमें सफा दे दिया जाता है, उसे कहते हैं कि इस तरह कलर कर दे या वो किस तरह अच्छा लगेगा, रंग भर दे। जी जी इस तरह ही होता है। हाँ जी, तो बस यही चीज है कि आप फिर ये होता है कि आपकी स्किन से भी बेस जो है वो बड़ी मैच करना भी जरूरी है
ये ना हो कि आप ओवर लगे और हाँ उससे जी, भी ये स्किन के हिसाब से ये होता है कि बेस को ना हमने अपने कॉम्बिनेशन से मैच करना चाहिए। अब देखें कि अगर हमारा कॉम्बिनेशन डल है तो हम अगर बहुत ज्यादा फेयर बेस यूज कर रहे हैं तो आपके चेहरे पे जाके अच्छी नहीं लगेगी। अब ये तो नहीं कि आपका चेहरा गोरा लगे और आपके हाथ पांव उसके साथ मैच ना हो, तो कितना कितना बुरा सा फील होता है ना। तो मैं समझती हूँ कि नेचुरल मेकअप करना चाहिए और स्किन के हिसाब से अगर आप बेस यूज करेंगे तो वो आपके स्किन पे काफी देर ठहरेगी भी सही और ग्लो भी करेगी। अगर आप ज्यादा व्हाइट पे जाएंगे तो वो ग्रे की तरफ चली जाएगी। सही, हाँ ये व्हाइट जी जी व्हाइट जी जी व्हाइट जो होती है, हाँ कुछ बेस होती हैं जो ऑक्सीडाइज हो जाती हैं, तो कुछ बेस नहीं होती, ठीक है ना। हम कंसीलिंग करते हैं जब नीचे, तो ये होता है कि हम जो चाहती हैं कि हमने बहुत ज्यादा गोरा आना है तो फिर करना भी पड़ता है, तो फिर हमें कंसीलिंग वगैरह करनी पड़ती है, यानी कि लो से हाई पे जाना पड़ता है। तो वो फिर जरा वो टेक्निक है। हाँ वो टेक्निक है। जी जी वो टेक्निक वो ऐसे हम बता नहीं सकते। जी जी अच्छा, क्योंकि हर किसी का डिफरेंट अंदाज होता है मेकअप का, हर किसी की सिग्नेचर मेकअप, मैं समझती हूँ सिग्नेचर मेकअप होता है। आजकल तो ये भी बड़ा ट्रेंड है ना सिग्नेचर मेकअप का, कि जी आपने अपना जो सैलून है, आपने उनकी जो ऑनर है उनका सिग्नेचर मेकअप होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है उनका एक डिफरेंट अंदाज होता है मेकअप का, तो वो मेरे ख्याल में शायद वही आर्टिस्ट दे सकती है, कोई और दे नहीं सकता। ये तो होता है जी। ठीक हो गया जी। अच्छा, क्योंकि स्किन के हम मेकअप की भी बात कर रहे हैं, साथ साथ हम बालों की भी बात करेंगे कि बालों का भी ख्याल कैसे रखना है। सर से जानेंगे, सर लॉयर्स की तो हम बात कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से आप क्या समझते हैं, क्या मसाइल हैं सुप्रीम कोर्ट में भी? जजेस की तादाद जो है, या जिस तरह हम यहाँ पर जजेस की तादाद कम है, क्या कहेंगे इस बारे में, क्या मसाइल हैं? देखें, ये 73 के जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें जो जजेस की तादाद थी स्टिल वही चल रही है। सही। आप देखें कि 73 से आज तक आपकी आबादी कितनी ज़्यादा हो गई, बढ़ चुकी है। बिल्कुल जी। तो इस वक्त सिर्फ 17 जजेस हैं हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में, हालांकि मेरे ख्याल में इसको ऑलमोस्ट डबल होना चाहिए। सही। जब ये एक जज एक इंसान है, वो उसकी कैपेसिटी है वो उतना ही काम कर सकेगा, और सुप्रीम कोर्ट का जिसने भी एक जजमेंट देनी है वो एक लॉ है, तो उसके लिए उसको दिन रात मेहनत करनी पड़ती है जज को, उसके देने के लिए कोई इतना आसान नहीं है। तो अब जब उनके पास इतना ओवर बर्डन होगा तो वो क्या करेंगे? तो ओवर बर्डन का यही है कि हमें चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में, और देखें हाई कोर्ट जो है पंजाब का, उसमें सिर्फ 60 जजेस उस वक्त रखे गए थे 73 में कॉन्स्टिट्यूशन में, इस वक्त ओनली 40 काम कर रहे हैं, और 20 जजों की इस वक्त भी आसामियां खाली पड़ी हुई हैं। बजाय इसके कि इसको डबल होना चाहिए, मेरे अंदाजे मुताबिक इनमें कम से कम 120 जजेस होने चाहिए ताकि वो काम कर सके। अब 120 का काम आप जब 40 से लेंगे तो फिर बैकलॉग बढ़ता जाएगा, पेंडेंसी बढ़ती जाएगी, और फिर बात आ जाएगी अदलिया पे और वकला पे। तो गवर्नमेंट को ये काम उनका है कि वो उनको देखना चाहिए कि हमने जितनी पेंडेंसी है उसके मुताबिक जजेस की रिक्रूटमेंट करें, उतने जजेस रखें, फिर उनसे फिर काम लें। अब आप एक बंदे से एक ह्यूमन आए हैं तो उससे ज़्यादा आप काम नहीं ले सकते, और जिसने काम भी ज़हनी तौर पे करना हो, फिज़िकली काम से ज़्यादा, फिज़िकली आप ज़्यादा काम ले सकते हैं लेकिन मेंटली आप काम किसी से ज़्यादा नहीं ले सकते, वो फिर आपको नुकसान आएगा। अच्छा, ये भी बड़ा ज़रूरी है ना कि आपको ये दिमाग को रिलैक्स रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये तो मैं समझती हूँ बड़ा एक हेक्टिक काम होता है और फिर बड़ा मुश्किल होता है फैसला करना, ये आसान बात नहीं होती, और फिर आपने तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, तो जज के लिए तो मैं समझती हूँ उस कुर्सी पर बैठना और उस तमाम चीज़ों को देखते हुए बड़ा, क्योंकि जब दोनों पार्टियां जाती हैं वो अपने आप को सच्चा समझती हैं, साबित कर रहे हैं, वो भी अपने आप को सच्चा साबित कर रही होती है, वो दूसरे जो मुखालिफ है वो भी अपना, अब उन दोनों में से फिर सच्चाई निकालने के लिए फिर दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल है, कानून जानने का ज़्यादा इस्तेमाल है। अब वो उस वक्त होगा जब उसके वो फ्री माइंड होगा, उसके पास ऐसा माहौल मिलेगा उसको। आप हेस्ट मेक्स वेस्ट, आप जितने जल्दी उनसे कराना चाहेंगे अब कि ये इसने जल्दी इसके यूनिट बना दें, इतने फैसले कर दें, वो तो फिर ऐसे ही आएंगे फैसले। अच्छा, आप क्या समझते हैं सर, कानून में तरमीम जो हैं अभी वाले जो हमारे, उसमें कितनी ज़रूरी है? देखिए, तरमीम तो इतनी अशद ज़रूरी है कि जिसकी इंतहा नहीं है, हम कह थक गए, कोई सुनता ही नहीं है। अब हमारा जो इस वक्त सिविल प्रोसीजर कोड है वो 1908 का है,
अब 1908 का वो अंग्रेज ने कानून बनाया था, वो आज तक वही चलता। किन के लिए बनाया था? अपने गुलामों के लिए बनाया था, वो अंग्रेजों के लिए नहीं था, वो हम बड़े सगीर के लोगों के लिए था। और इस वक्त भी हम वही 1908 वाला फॉलो कर रहे हैं। वो एक अंग्रेज गए और काठे अंग्रेज आ गए। उन्होंने बजाय इसके कि उसमें कोई बेहतरी लाते, उसमें अपनी मर्जी की अब मैं मादर के साथ कहूँगा, इस वक्त जो भी कानून बनाया जाता है वो बंदे को देख के बनाया जाता है, ना कि लोगों को देख के बनाया जाता है। अच्छा, ये तो आपने बात बड़ी सच्ची और खरी कर दी है कि आजकल कानून भी अपनी मर्जी का ही चल रहा है। इसमें मजीद भी हम बात करेंगे, इनसे जानेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा सर, क्या समझते हैं कौन से कानून ऐसे हैं, लॉ ऐसा है जिसमें तरमीम ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा उसकी अशद ज़रूरत है इस टाइम, कि उसमें जो है बेहतरी लाई जा सके और इंसाफ को बेहतर किया जा सके? देखिए, हमारे पास जो बेसिक जो दो कवानीन होते हैं, एक ज़ाब्ता फौजदारी है और एक ज़ाब्ता दीवानी है। ये इन दोनों में बहुत ज़्यादा जो है ना अमेंडमेंट की ज़रूरत है। ठीक है। अब ये पाकिस्तान हमारा जो FIR रजिस्ट्रेशन है ये 154 के तहत होती है। आप गए, आपने मैं कराची बैठा हूँ, मुल्तान में आपने मेरे खिलाफ ऑफेंस वो FIR दर्ज करा दी है। अब उस FIR में से अपना नाम निकलवाने के लिए मेरी ज़िंदगी लग जाए। अच्छा, ये बहुत बड़ा हमारा इस टाइम जो मेन चल रहा है ना, झूठे मुकदमात, ये बहुत ज़्यादा इस टाइम तमाम लोग जितने भी हैं वो इसको सफ़र कर रहे हैं। झूठे मुकदमे कौन करवाता है? पब्लिक करवाती है। वो घर से अपनी मुखालफतें लेने के लिए जाके खुद ही झूठे मुकदमे दर्ज करवाते हैं ना। अगर हमें पब्लिक में ये अवेयरनेस दी जाए और कानून में इतनी पाबंदी लगा दी जाए कि जिसने झूठा मुकदमा कराया है उसको उतनी सजा मिलेगी जिसके लिए वो करवा रहा है, तो वो सोचेगा। और जिस बंदे ने वो झूठा मुकदमा दर्ज किया है उस पर भी कोई सजा हो, तब तो को बात है। जिसने गलत इन्वेस्टिगेशन की है और उसने उसको गुनाहगार कर दिया है और वो सालों जो है ना जेल में पड़ा रहा है और उसके बाद वो बरी होता है, तो उन लोगों ने कोई पूछता ही नहीं है। तो ये जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी उस वक्त तक हमारे ऐसी निज़ाम चलता रहेगा, हम एक दूसरे को जो है ना कोसते रहेंगे। बेसिक ये है कि हम इस कानून में तब्दीली लाएं, तरमीम लाएं कि इसके जो है वे ऑफ इन्वेस्टिगेशन हमारा क्या होना चाहिए। अब एक बंदे ने जाके थाने में कह दिया फलां ने मेरी चोरी की है, उन्होंने पकड़ के उसको लटका दिया। और कल को जब बल्कि 302 में ऐसा हो रहा है, एक बंदे ने मर्डर किया होता है, 7-7 के लोग जाके नाम लिखवा देते हैं, वो पूरी की पूरी फैमिली सफ़र करती रहती हैं और सुप्रीम कोर्ट से जाके वो बंदे बरी हो जाते हैं। वो एक बंदे की पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है। अब वो झूठ किसने किया? वो उस बंदे ने, जिस बंदे के घर ये वारदात हुई थी, जो उसने जाके झूठी वहाँ पे सारा कुछ गवाह भी पेश किए, खुद भी पेश हुआ और एक बेगुनाह को उसने कर। अब इसके लिए कानून साजी की ज़रूरत है कि इस किस्म इन चीज़ों को रोका जाए। दुनिया में तो ऐसा हो रहा है कि आप जो ऐसा प्रैक्टिस करता है उसको सज़ा मिलती है, लेकिन यहाँ सज़ा नाम की शय नहीं है। जाहिर सी बात है, ये बड़ा ज़रूरी है कि हमारे यहाँ चेक एंड बैलेंस उस तरीके से नहीं है ना। चेक एंड बैलेंस उस सिस्टम को जो बेहतर किया जा सके, सिस्टम को देखा जा सके, कानून पर अमल दरामद करवाया जा सके। हमारे यहाँ तो कुछ कानून बना दिए जाते हैं, फिर उसके बाद जो है वो भूल जाते हैं कि बस। मैं बता रहा हूँ, अमल दरामद कैसे कराएंगे, उसमें हमारे अपने मफादात हैं। अगर वो अमल दरामद अगर वो करवाएं, अगर सबके लिए बराबर हो जाएगा तो फिर वो भी कटहरे में खड़े होंगे जो कानून बनाए खड़े हैं। तो वो तो कटहरे में आना नहीं चाहते, उन्होंने तो अल्लाह बख्श, खुदा बख्श और पीर बख्श को कटहरे में लाना है। सही कह रहे हैं। वो उन्होंने तो कानून अपने लिए बनाया हुआ है। पाकिस्तान में 2 कवानीन है, उमरा के लिए और है, गुरबा के लिए और है। ये बात पावरफुल बंदे के और है। और वो उस वक्त आज नहीं, उस वक्त अफलातून कहा गया था, कानून मकड़ी का जाल है। वो जो पावरफुल होता है वो मकड़ी उसको फाड़ के चला जाता है, गरीब आदमी फंस जाता है। ऐसे ही है। अच्छा, फिर अब वो उस गरीब आदमी का मदावा कौन करेगा? और हम 97% हम वो लोग हैं जो इसके मुतासरीन हैं, ऐसे। और 3 से 5% वो लोग हैं जो इसे एंजॉय कर रहे हैं। और हम उनके इंजॉयमेंट के लिए हम ये सारा कुछ कर रहे हैं। हम उनकी इंजॉयमेंट के लिए कानून भी बदल रहे हैं
उनकी इंजॉयमेंट के लिए मुल्क की पॉलिटिक्स भी बदल रहे हैं, उनकी इंजॉयमेंट के लिए हम जो है ना चीज़ों के रेट भी बदल रहे हैं, महंगाई भी ला रहे हैं, सारा कुछ ला रहे हैं, सिर्फ उन 3 से 5% को फेवर देने के लिए। 95% को हम क्रश किए जा रहे हैं। सर कैसे ख़त्म होगा? ये ख़त्म होगा या यूं ही बरकरार ये रहेगा? बिल्कुल ख़त्म होगा। इसमें अनकरीब जो है ना, जो हम अब उस स्टेज पे पहुंच गए हैं, ये हमारे जो ऊपर वाले बैठे हैं बड़े सियाने हैं कि आखिर जाने से पहले कोई हमें रिलीफ दे देते हैं ताकि पहले वो जाते जाते खुश कर देते हैं, जाते जाते खुश कर देते हैं। सही है। अब वही हमारे साथ यही हो रहा है और आखिर ये कब तक चलेगा? अब अवाम में शऊर आ रहा है, अवाम में अब तालीम आ रही है। और अब पहले जब कोई बातें जो चंद बातें जो ऐसे स्टूडियोज़ में या बड़े बड़े ऐवानों में या उसमें की जाती थी, अब आप किसी फल वाले के पास चले जाएं, गोलगप्पे वाले के पास चले जाएं, अब तो उनको भी पता होगा, वहाँ पे भी ये बातें डिस्कस हो रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने अभी स्टार्ट में बात की है ना कि अब पहले घर में ना सिर्फ बड़े कम लोग ही डिस्कस करते थे सियासत को, चीज़ों को, खबरें चल रही हैं तो बस उसमें थोड़ा। अभी आपका बच्चा भी बैठा आपको सियासत की जो है ना तालीम दे रहा होगा और कोई ना कोई मशवरा दे रहा होगा, तो ये चीज़ें हमारे घरों में अब बहुत ज़्यादा आम हो चुकी हैं कि अवेयरनेस दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। क्योंकि अब बच्चे के पूरे हाथ में पूरी वर्ल्ड है, बिल्कुल वो पूरी दुनिया में देखे क्या हो रहा है। जब पूरी वर्ल्ड में जब वो देखेगा तो वो ये चाहता है कि मेरे मुल्क में भी ऐसा ही हो, मेरे घर में भी ऐसा ही हो, मेरे पेरेंट्स भी ऐसा ही करें जैसे बाकी पेरेंट्स कर रहे हैं। सही। तो इसलिए अब हम बेहतरी की तरफ अनकरीब आएंगे और वो ये जो आने वाली यूथ है, मैं इससे जो है ना ज़्यादा मुतमईन हूँ और हमारा ये फ्यूचर जो इस वक्त यूथ है, ये इंशाल्लाह ये हमारी जो कमी कोताहियाँ ये आके ज़रूर पूरी करेगी इंशाल्लाह। जी बिल्कुल जी, अच्छे की उम्मीद हमेशा लगाए रहना चाहिए और इंशाल्लाह हमारा मुल्क जो है वो तरक्की की तरफ जाएगा और बेहतरी आएगी। अच्छा जी, और इसके साथ ही जो है ये भी जानेंगे शाजिया, बालों का भी हम समझते हैं विंटर्स में जिस तरह आप स्किन का ख्याल रखना है उसी तरह बाल भी बड़े ज़रूरी हैं। बाल अच्छे होंगे तो आपकी शख्सियत मज़ीद निखरेगी। तो बालों का ख्याल किस तरह रखना चाहिए, ऑयलिंग कितनी करनी चाहिए, थोड़ा इस हवाले से बताइएगा। मैं ये कहूँगी कि जो बाल हैं वो ड्राई हो जाते हैं, वो भी स्किन की तरह है ना। हाँ। काफी ड्राई हो जाते हैं, रूखे रूखे से हो जाते हैं। आजकल तो हम स्ट्रेटनर का बहुत इस्तेमाल है ना हमारे, हम अब बच्चियां स्पेशली जो है वो हाँ जी, और आजकल वो स्ट्रेटिंग बहुत ज्यादा करते हैं, ब्लो ड्राई यूज करते हैं ज्यादा। और फिर आजकल आपको पता है कि कलर लाइट कलर बहुत ज्यादा बालों में किया जा रहा है। हाँ। तो जब हम बाल इस तरह कर लेते हैं तो उसके बाद यह है कि हमें उनका ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि उसमें से हम केराटिन खत्म कर चुके होते हैं, केमिकल लगता है बालों को। तो फिर हम केराटिन वाला शैम्पू यूज करें, ठीक है, और उनकी बहुत ज़्यादा केयर करें, उन्हें मास्क यूज़ करें, सीरम यूज़ करें और सीरम को यूज़ करके ही बालों को स्ट्रेट करना चाहिए या ब्लो ड्राई करना चाहिए। वैसे तो ज़रूरी तो यही है कि जब सर्दी हो तब आप अपने नमी वाले बालों में थोड़ा सा सीरम यूज़ करें। अच्छा ठीक है जी, सीरम यूज़ करें और बालों को 70% खुश्क होने दें। उसके बाद आप बालों में कंघी, वो भी मोटे दंदों वाली जो कंघी होती है, हाँ, तो उससे आप बड़े आराम से उसको कंघा करें क्योंकि जब आपके बाल ट्रेडेड हो जाते हैं तो वो कमज़ोर हो जाते हैं। तो हमारे घर में बच्चियां अक्सर अगर नहीं मना किया जाता तो बच्चियां खींच के कर रही होती हैं और काफ़ी तोड़ देती हैं। हाँ जी, और वो फिर सैलून पे आके कंप्लेन करती हैं कि जी आपने तो बाल ख़राब कर दिए हैं, वो तो हमारे टूट गए। वो यूं नहीं टूटे होते, वो कमज़ोर हो जाते हैं। जब आप फिर घर जाती हैं वो कहते हैं कि आप बाल कलर कर लिए हैं तो फिर स्ट्रेट भी करें। हाँ। और जितने ज़्यादा स्ट्रेट करते हैं उतने ज़्यादा वो कमज़ोर होते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कम से कम स्ट्रेटिंग करनी चाहिए बालों की, ब्लो ड्राई से बालों को स्ट्रेट करना चाहिए। जितना अपने बालों को बचाने की कोशिश करते हैं मेरे बाल बच नहीं पाते हैं। नहीं, बस ऐसे है ना कि देखें आपकी फील्ड ऐसी है, हाँ। तो फील्ड के हिसाब से तो फिर आप लोगों को करने पड़ते हैं, लेकिन यह है कि आप इसमें ज़्यादा मास्क वगैरह और सीरम यूज़ करें। मास्क तो हफ्ते में आप 2 दफ़ा तो यूज़ अच्छा करें। आजकल प्रोडक्ट्स भी बड़ी महंगी है ना, महंगाई है जी, मेकअप महंगा, जी जी, और कुछ लोग तो ये होते हैं ना कि वो सैलून से जाके करवाते हैं, ठीक है ना। अब ये अब मैं कहूँगी कि जी हाँ जी, मैं अपने सैलून में ये कह रही हूँ कि आप घर में केयर करें, ऑयलिंग करें उसमें। हाँ, क्या देखें, आप अगर बात लेने जा रही हैं तो आप उससे आधा घंटा पहले ऑयलिंग कर लें। सही। ऑयलिंग करेंगे तो आपकी बालों की जड़ें मजबूत होंगी। तो फिर जो आप केमिकल वाले शैम्पू यूज़ करेंगे या फिर कुछ भी केमिकल यूज़ करेंगे या आप स्ट्रेटिंग करेंगे, और ख़ास जब आपने स्ट्रेटिंग करनी हो, जब आप बाल वॉश करने के लिए जाएं आधा घंटा पहले आप ऑयलिंग करें।
सही जी। ऑयलिंग तो ऑयलिंग करने के बाद आपके बालों में जान आ जाएगी। हाँ, तो ये वो स्ट्रेटिंग जब आप करेंगे ना तो वो उसे बर्दाश्त कर लेगा, वरना बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मजीद भी जो है हम जानेंगे, शाजिया हमारे साथ मौजूद रहेंगी। हम जो है सर से कोई मैसेज आप हमारे व्यूवर्स को देना चाहें? बड़ा अच्छा लगा, आप हमारे शो का हिस्सा बने, बड़ी तफसीलन कानून के हवाले से बातचीत भी हुई। मैसेज यही है कि कानून की अमलदारी होनी चाहिए, कानून हमें हाथ में नहीं लेना चाहिए। जितना हर शख्स की कैपेसिटी है उसके मुताबिक उसको कानून का पाबंद होना चाहिए। और अगर कोई ऐसा सिलसिला आता है तो उसमें गैर कानूनी कोई काम मत कीजिए। कानून के दायरे में रहते हुए इस वक्त आपके पास अदालतें मौजूद हैं, सारा कुछ है। बेशक आपको तकलीफ़ होगी, टाइम लगेगा, लेकिन आपको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। बहुत शुक्रिया सर आपका। और इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाजरीन। और इसके साथ ही हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद है, उनका तारुफ करवा देती हूँ। एडवोकेट नवीदुर रहमान हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि उम्मीदवार हैं बराए जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और शाजिया तो हमारे साथ मौजूद ही हैं। तो सर से हम जानेंगे, जिस तरह पहले भी हमारी जो है लॉयर्स के हवाले से बात हो रही थी, उनके मसाइल के हवाले से, उनके फलाह व बहबूद के हवाले से। सेकेंडली हम ये भी बात कर रहे थे कि तरमीम कितनी ज़रूरी है, कानून साजी जो हमारी इस टाइम हम देख रहे हैं, हमारी हुकूमत इसमें कितना रोल प्ले कर रही है। ज़रा सर से भी जानेंगे। सर, इस टाइम आप जो करंट सिचुएशन देख रहे हैं उसमें हमारी हुकूमत जो है वो जमहूरियत कायम करने में कितना रोल प्ले कर रही है, और आप लोगों का जो इस टाइम करंट रोल है वो भी बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं रोही का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वकला के मौक़िफ़ के लिए उन्होंने यहाँ पर हमें आने की दावत दी, और माशरे में अवेयरनेस के लिए आपका बड़ा कलीदी किरदार है, ख़ुसूसन साउथ पंजाब में। अर्ज़ ये है कि मैं थोड़ा सा माजी की तरफ जाना चाहूँगा कि इस रियासत में वकला ही वो वाहिद तबका माजी में भी रहा और मौजूद भी है, जिसने हमेशा कानून और आइन की हुक्मरानी के लिए अपना कलीदी किरदार अदा किया। 47 से अगर शुरू हो तो ये रियासत एक वकील के मरहून मिन्नत थी, जिसने सियासी जद्दोजहद के बाद काज़ी आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस रियासत को आज़ाद करवाया। उसके बाद आप 1973 के आइन की तरफ आ जाए। पाकिस्तान में 56 का और 62 का आइन मौजूद रहा, लेकिन वो आवाम के मयार पर पूरे नहीं उतरते थे। एक मुंतखब शुदा असम्बली ने 1973 में एक ऐसा मजबूत और जामे आइन दिया जो आज तक पाकिस्तान में राइज है, और ये समर भी आप वकीलों के उस पर डालेंगे। उसके बाद आप ये देखें कि 2007 में अदलिया बहाली की जो तहरीक चली, एक आमिर, परवेज़ मुशर्रफ, जालिम और जाबिर आमिर के खिलाफ, वो वकला ही सीना सुपर हुए। उन्होंने 2 साल अपना मुआशी कत्ल बर्दाश्त किया, मारे खाई, जेलों में गए, लाठियाँ खाई, कोड़े खाए, कैदोबंद की सौबतें बर्दाश्त की, अपने बच्चों से जुदाई बर्दाश्त की, लेकिन आइन और कानून पर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। उसके बाद आप फिर आ जाए, मुल्क में जो मुख्तलिफ किस्म की तहरीकें चलती हैं, सारे लोग वकला की तरफ ही देखते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? इसकी बुनियादी वजह यह है कि वकला मुआशरे में वो वाहिद तबका है जो किसी भी जालिम, आमिर और जाबिर के साथ हक की आवाज़ बुलंद करने में सबसे पहले अपना रोल प्ले करता है। ये ताकत उसको आइन ने दी, ये ताकत उसको मजहब ने दी, ये ताकत उसको जमहूर ने दी, और ये सारी चीज़ें मिलकर वकला का अपना एक ऐसा किरदार रहा है जो हमेशा वकला को उस पर फख्र है। और आज भी मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में बहुत सारे कवानीन में तरमीम की ज़रूरत है। बुनियादी तौर पर तरमीम का हक लेजिस्लेटिव असम्बली को होता है, जिसको हम कौमी असम्बली कहते हैं। वकला की जो इसमें मशावरत शामिल हाल होती है, जिस तरह पंजाब बार कौंसिल है, पाकिस्तान बार कौंसिल है, वो अपनी अपनी तजावीज़ देते हैं, लेकिन अल्टीमेट जो सोल्यूशन होता है वो कौमी असम्बली में ही होता है। सही। तो इसी तरह वकील अपनी जद्दोजहद अदालतों तक, सेमिनार्स में आपकी जिस तरह के ये प्रोग्राम अरेंज कर रही हैं, यहाँ तक अपनी आरा देने के जिम्मेदार होते हैं और वो देते हैं। तो मैं समझता हूँ माशरे में वकला कम्युनिटी का बड़ा ही मेजर रोल रहा है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये दर्ज है कि किसी भी इशू पर वकला हमेशा पेश होते हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट बार की बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में मुल्तान शहर की कस्टोडियन है डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुल्तान, हर जिले की तरफ। वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वकला के मसाइल को एड्रेस करेंगे,
अगर आम शहरी पर किसी किस्म का कोई जुल्म जबर ढाया जा रहा है तो सिर्फ वकला ही हैं जो सामने आते हैं। कोई ब्यूरोक्रेसी नहीं आती, डॉक्टर्स नहीं आते, इंजीनियर्स नहीं आते, ये सिर्फ वकला ही हैं जो इन लोगों के साथ सीना सुपर होते हैं और अपना कलीदी किरदार अदा करते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, और इसके साथ साथ फिर हम थोड़ा इस पर भी बात करेंगे क्योंकि आप साबिक फाइनेंस सेक्रेटरी भी रहे हैं। इस टाइम जो हमारी मईशत के हवाले से बात कर लेते हैं, जो हम बहुत ज़्यादा एक क्रिटिकल दौर से गुजर रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? किस तरह इस मुआशी बहरान से निकला जा सकता है? देखिए जी, गांधी जी जो भारत में बड़े उनके माशाल्लाह बड़ी अजीम लीडर थे, उन्होंने कहा था कि मेरे पास अपनी कौम को सादगी की मिसाल देने के लिए कोई शख्सियत मौजूद नहीं। मैं यहाँ पर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की और जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मिसाल देता हूँ कि ये हुक्मरान 3 बरे-आज़मों पर मुहित थे, लेकिन ये खद्दर के कपड़े पहनते थे, दरख्त के साए तले सोते थे और तकिए की जगह ईंट इस्तेमाल करते थे। तो हमारे लिए मशअल राह है वो शख्सियात खुलफाए राशिदीन। हम अपने बुनियादी तौर पर सरकारी सतह पर अपने अखराजात को कम करके पब्लिक की तरफ इस रुख को मोड़ सकते हैं। एक आम असिस्टेंट कमिश्नर के पास सरकार की तरफ से दी हुई 2 करोड़ रुपए की गाड़ी है जिसमें 6 पुलिसकार सवार होते हैं और वो जाकर टमाटर और प्याज का रेट मालूम कर रहा होता है। उसने क्या अपना काम करना? सरकारी तौर पर मैं समझता हूं ये क्वेश्चन जो है ना वो सरकार के किसी ओहदेदार से बनता है आपका, जो यहां पर इक्तदार में बैठे हुए हैं, जिनके पास फाइनेंस होता है, जिनके पास बजट होता है। हम जैसे वकील तो सिर्फ और सिर्फ जिद्दोजहद करने के लिए सड़कों पर होते हैं जब कभी महंगाई होती है, जब कभी बेरोजगारी होती है, जब जुल्म सितम का बाजार गर्म होता है। अभी पिछले दिनों फलस्तीन का जो वाकया हुआ या अभी तक वो वहां पर अनरेस्ट की सिचुएशन है, तो वकला हमेशा पेश रहे हैं। ये उन इक्तदार में बैठे हुए लोगों की जिम्मेदारी। अच्छा, क्योंकि मेरे कहने का मकसद जो आपसे सवाल करने का था, क्योंकि हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, हम कानून की बात करते हैं, हम पॉलिसीज़ की बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है एक जब इक़्तिदार में जो लोग बैठे होते हैं उनको क्या समझते हैं, पता नहीं होता कानून साजी का, आइन साजी का। नहीं, मैं समझता हूँ कि ये हुकूमतें, इनकी प्रायोरिटीज़ होती हैं, इनके अपने अपने मसाइल भी होते हैं और प्रायोरिटीज़ भी होती है। हमारी रियासत बुनियादी तौर पर एक ऐसे बेहंगम तरीके से चलाई जा रही है जिसका न सर है न पैर है। अभी मलिक साहब ने फरमाया था जिस रियासत में कानून की हुक्मरानी हो, और मौला अली का फरमान है ना कि कोई भी रियासत जुल्म और सितम पर कायम नहीं रह सकती। जब रियासत में जुल्म और सितम बढ़ जाता है, आइन की हुक्मरानी खत्म हो जाती है, उसके बाद उस रियासत का वजूद नहीं होता। और अमली तौर पर हम उस तरफ जा रहे हैं कि हमारी रियासत का कोई सर पैर नहीं है। मुआशी तौर पर इस बहरान को निकलने के लिए ज़रूरत है सियासतदानों की, वकला की, दानिशवरों की, सहाफ़ियों की, प्रोफेसर्स की, कि अपने दरमियान कोई ऐसा मोमेंटम पैदा करें, कोई ऐसा सिस्टमेटिक सिस्टम पैदा करें जिसमें इन सारे मसाइल को एड्रेस करके एक आम आदमी की मसाइल के हल के लिए अपने अपने तजावीज़ दे सकें। बिल्कुल, ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि आम इंसान के लिए तो सर्वाइव करना आज के दौर में बड़ा मुश्किल हो गया है हर इंसान के लिए, और फिर मिडिल क्लास फैमिली जो है वो भी बहुत ज़्यादा इस टाइम सर्वाइव जो है वो मुश्किल से कर रही है। एक आम बंदे के लिए तो आप सोचें ना कि एक वक्त की रोटी खाना भी जो है इस टाइम मुश्किल हो गया। अच्छा, मजीद भी हम बात करते हैं आपसे, जिस तरह हम शादी से बात कर रहे थे बालों के हवाले से, कि किस तरह आप घर में कोई मास्क वगैरह, जिस तरह आप कोई देसी टोटका बताएं हमारे व्यूअर्स को कि अगर वो पार्लर नहीं आ सकती, सैलून नहीं आ सकती, तो घर बैठी जो है वो सस्ते दामों जो है ना कोई इस तरह का अच्छा आप जो है मास्क घर में बना लें और आप अपने बालों पे अप्लाई करें। मास्क के हवाले से मैं कहूँगी कि एलोवेरा जेल जो आप अपने घर में पौधे अक्सर लोगों ने लगाए होते हैं, हाँ। तो एलोवेरा जेल होती है और हम बड़ा लाइट लेते हैं, हाँ जी, एलोवेरा जेल और अंडा होता है, ठीक है, और मेयोनीज होती है। इस तरह की चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं हम अपने बालों को अच्छा करने के लिए, ठीक है। तो जैसे इलसी के बीज, हाँ, उनको भिगो देते हैं, उनकी जेल बनाते हैं और उसमें एलोवेरा जेल मिला लेते हैं, और ज़्यादा हो तो उसके अंदर जैसे मेथी दाना, कलवंजी, ये इसको पीस के इसके अंदर मिलाया जाता है ताकि बालों की ग्रो भी अच्छी हो, घने भी हो, और जिनके हेयर फॉल हो रही होती है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा मास्क है। सही है। तो ये उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए? उसमें, हाँ जी, उसमें एलोवेरा जेल, ठीक है, और चावल, ठीक है, चावल का आटा मिला लें या चावल को बॉईल कर लें, उसका पेस्ट बना लें, वो उसमें मिला लें, और मेथी दाना और कलवंजी रात को भिगो दें,
ठीक है। जो उसका पानी होगा उसी के साथ ही उसे ग्राइंड करके, तो वो आप यानी कि गाढ़ा, यानी कि इतना पानी ना हो, थोड़ा सा हल्का सा वो पेस्ट में आ जाए। तैयार हो जाएगा जिसमें आप अपने बालों को लेप करके, वो आप अपनी जड़ों से लेकर बालों में वो लगाएं। दही को बहुत अच्छे तरीका है दही का, कि दही यूज पुराने जमाने कैसे हमारी जो नानी अम्मा होती थी वो बताती थी कि हमारे यहाँ तो स्पेशली जो ये भेड़े हैं, इनका जो दूध है बकरियों का, इनसे बाल धोए जाते थे, वॉश किए जाते थे, इससे धोए जाते थे। जैसे वो मुल्तानी मिट्टी है, हाँ, मुल्तानी मिट्टी से बड़ा आम से साबुनों से धोए जाते थे, तो उनके बाल सही थे, कितने अच्छे और घने ऐसे लंबे बाल। असल में उस वक्त हमारी जो खुराक थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है ना, केमिकल से अलग थी, हमें हर चीज ओरिजिनल मिलती थी। अब वो चीज नहीं है, अब हम अपने बच्चों को वो चीज भी नहीं दे रहे। मिलावट तो है ना आजकल हमारी बच्चियों के, कुछ बच्चियां हैं जो खानदानी तौर पर उनके बाल लॉन्ग हो जाते हैं, अच्छे होते हैं, और आजकल बच्चियों में बाल ज्यादा कंप्लेन यही होती है कि हेयर फॉल होता है, ग्रो नहीं हो रहे, तो बस वो ये होता है कि टूट के बताए जाते हैं। तो बाकी अगर हम केराटिन की तरफ आए, या फिर केराटिन भी बालों के लिए अच्छी चीज है, यानी कि एक खुराक है उसके लिए। केराटिन का होता है कि एक होता है उसमें आपका, एक होता है प्रोटीन ट्रीटमेंट, एक होता है केराटिन। अच्छा, दोनों में क्या स्ट्रेटनर यूज किया जाता है? उससे भी तो होता है ना थोड़ा सा आपके स्ट्रेट प्रोटीन में तो यानी कि यूं है कि प्रोटीन में यूज करना चाहें तो ठीक है, अगर यूज ना करना चाहें तो कोई बात नहीं है, क्योंकि वो एक बालों को फूड दिया जा रहा है, ठीक है ना। जो केराटिन है वो सारी बात है, हमारे ट्रीटेड जब बाल हो जाते हैं और उसमें से हम केराटिन खत्म कर बैठते हैं, जब हम डी कलर करते हैं, तो डी कलर करते हैं जब हम, तो खत्म हो जाता है उससे। तो उसमें ये होता है कि फिर हम अपने क्लाइंट्स को कहते हैं कि आप केराटिन करवाएं, ताकि आपके बाल रिपेयर हो जाए, जो बॉन्ड खुल गए हैं, जो ओपन हो गए हैं, वो बंद हो जाए, बालों में जान आ जाए, बालों में जान आ जाए, शाइन आ जाए। तो फिर ये होता है कि वो जब हमारे पास से जाती हैं तो वो उनके बड़े अच्छे हेयर्स होते हैं, और जब वो कहते हैं कि हम जब घर गई, तो जब वो घर जाएंगी और अच्छा कभी बड़ा ट्रीटमेंट का ख्याल रखना पड़ता है, केमिकल वाले शैम्पू यूज करेंगी, और यानी कि आफ्टर केयर नहीं पूछेंगी या नहीं बताएंगे हम लोग, तो वो फिर यही होता है ना कि वो जाके बाल, वो फौरन केराटिन भी खत्म हो जाता है। आप इतने इतने पैसे देकर जाते हो, तो वो जाके फौरन ही ये चीज खत्म हो जाती है। तो अच्छा, वो ये जाहिर सी बात है, आपने ट्रीटमेंट करवाते हैं तो ट्रीटमेंट के बाद भी बाल केयर मांग रहा होता है। जी जी, ये भी और अक्सर क्लाइंट्स ऐसे होते हैं वो पूछते ही नहीं, या फिर कुछ ऐसी ब्यूटिशियंस होती हैं जो बताती नहीं है, तो वो कहती हैं कि ठीक है हमने पैसे ले लिए और काम हो गया, लेकिन हमें उनकी केयर करनी चाहिए ताकि वो अगली दफा भी हमारे पास आए। तो बस यही चीज होती है कि बालों की केयर करनी चाहिए मौसम के हिसाब से। गर्मियों में ये होता है कि स्किन पे ज़्यादा पसीना आ जाता है, डर्ट सी हो जाती है, जिसकी वजह से इचिंग वगैरह हो जाती है बालों में, तो उस वक्त भी हमें बालों को क्लीन रखने की बहुत ज़रूरत होती है। और सर्दियों में वैसे लोग डेली शैम्पू करते हो, आप समझती हैं कि डेली शैम्पू करना अच्छा है बालों के लिए, या मेरे ख्याल से डेली शैम्पू नहीं करना चाहिए, यानी कि मैं जहाँ तक मेरा है तो उसमें यह है कि आप ऑयलिंग ज़रूर करें। अगर आपने देखें एक दो दिन के बाद भी, हाँ जी, तो उसमें यह है कि आप जैसे लो होती हैं केमिकल्स, उस तरह के शैम्पू यूज़ करें या केराटिन शैम्पू यूज़ करें। वो कहते हैं ना कि जो महंगा होता है वो रोता नहीं है, और जो सस्ता होता है वो बार बार होता है। बस यही होता है कि आप ना अपने बालों की अच्छी केयर करें। हाँ जी, क्योंकि हर मौसम में हमें अपने ऊपर नजर रखनी चाहिए कि हमें किस चीज की जरूरत है। और आजकल तो आपको पता है कि यूट्यूब है, तो उसपे काफी बच्चियों, हाँ जी, उसपे बच्चियों को बहुत कुछ पता है। बल्कि हमारे क्लाइंट्स आके हमें मशवरा भी दे रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि ये आप ऐसे क्या करें, आपके क्लाइंट अगर कोई इस तरह के आए तो मैंने ये यूज किया, आप उन्हें भी बताएं। तो वो इस तरह वाली बात हो जाती है। लेकिन ये है कि कुछ बातें जानने की भी होती हैं, कोई बात नहीं, कभी सब सीखना भी अच्छा, कुछ चीजें बड़ी अच्छी होती हैं जो आपकी सीखने की भी होती हैं, अगर आप उनको अप्लाई भी कर लेते हैं तो अगर उनके पॉजिटिव रिजल्ट आए। जी जी जी। अच्छा, फिर ये बताएं जैसे शाजिया, आप खुद अपनी केयर कैसे करती हैं, ये बताएं। मैं आजकल तो बिल्कुल, आजकल वैसे भी बहुत ज्यादा बिजी जा रहा है, तो बिल्कुल केयर नहीं हो सक रही। तो शायद हम अपनी तरफ शायद देखते नहीं, हम तो लोगों की तरफ देखते हैं। लोगों की केयर ज्यादा हो रही है। तो बस यही होता है, ऑर्गेनिक होती हैं, बस मॉइस्चराइजर होता है, और बालों में होता है या ज्यादा नहीं तो ऑयलिंग वगैरह कर ली, तो बस यही चीज होती है, केयर करती रहती हैं।
जो ऐसा है, अच्छा जी अपना पॉलर है यार, खुद तो भी अच्छा आप लोगों की केयर तो कर ही रही हैं, उनको सजा रही हैं, संवार रही हैं, तो भी अपनी भी केयर जो है वो बड़ी जरूरी होती है। अच्छा, सबसे पहले आके ना जो सैलून में कोई भी खवातीन एंटर्स होती है ना, वो सबसे पहले यही देखती हैं, अच्छा सैलून की ओनर कैसी है? हाँ जी। अच्छा, सैलून के ओनर जरा ऐसे माशाल्लाह प्यारी हुई, बेहतरीन। नहीं, वो आकर कहती हैं, कहती है कि आप हमें ना अपने जैसा बना दें, आपने ये चीज अच्छी बनाई हुई है, मेरी भी ऐसी बना दें। यार आपकी आंखें, मेरी आंखें छोटी हैं या दरमियानी है, चलो। लेकिन ना मैं कहती हूँ नहीं, आपकी आंखें तो इतनी प्यारी हैं, आपको तो मैं ऐसा लुक दे दूंगी कि आपको जब करवाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें बहुत पसंद आता है। हाँ जी, तो बस यही कह सकती है। हाँ जी। बिल्कुल ऐसे है जी, ये तमाम चीजें खूबसूरती बरकरार रखना, और फिर जाहिर सी बात है लड़कियों को खूबसूरत आना मेरे ख्याल में समझती हूँ हमारा हक भी है ना, खवातीन को खूबसूरत लगना हक है। और मैं हमारे साथ सर बैठे हुए सर सोच रहे हैं कि सिर्फ खवातीन को अच्छा लगना जरूरी है। क्या कुछ जो लेडीज होती हैं वो ना अपनी केयर करना छोड़ देती हैं, शादी करवा लिया जी हमने, अट्रैक्ट कर लिया उसको, अब शादी होगी हमारी, तो अब हम अपनी केयर नहीं करते हैं, ना मुंह धोती हैं, ना बाल संवारती हैं, वो ऐसे लगती हैं जैसे अगर वो 20-25 की में है तो 40-50 की लग रही होती हैं। ना उन्होंने मुंह धोना है, ना शीशे की तरफ देखना है। हमारे बच्चे हैं, हमें टाइम नहीं लग रहा, लेकिन यह है कि आप अपने लिए टाइम लगाएं। आप जितनी अपनी केयर करेंगे उतनी, वो कहते हैं ना, लॉन्ग लास्टिंग एज जाएगी आपकी, तो वो ये चीज होती है। तो जितनी ज्यादा आप अपनी स्किन की केयर करोगे, अपने बालों की केयर करोगे, जाहिर बात है तो आप अच्छे लगोगे। अब देखें कि हमारे साथ की होती हैं तो कुछ आती हैं तो पहचानी जाती, यार तुम लोगों ने बुढ़ा नहीं होना, तुम लोगों पे बुढ़ापा नहीं आता। तो हम कहते हैं कि हम लोग अपना ख्याल रखते हैं, तो आप भी अपना ख्याल रखा करें। जल्दी ना लेके आए, आना तो है, आना तो है, लेकिन जाहिर सी बात है इतनी जल्दी तो नहीं ना ला सकते। हाँ, उसमें केयर बड़ी ऐसे ही होता है। हम लोग काफी बच्चियां मैंने ऐसे देखी, मेरी अपनी कजन्स हैं, वो माशाल्लाह से अभी इतनी उनकी एज नहीं है, लेकिन वो माशाल्लाह मेरे से भी बड़ी लगती हैं, तो कभी कभी कहती यार मेरे से भी तुम लोग बड़ी लगती हो, तो अपना ख्याल रखा करो। अपना ख्याल नहीं ना रखती हैं, वो अपने बालों की तरफ नहीं ख्याल रखती हैं, वो कहती हैं कि अच्छा, और कुछ बच्चियों में होते हैं वो छोटी सी होती हैं, उनको यानी कि मैं समझती हूँ कि जो बच्चियाँ अपनी एज में यानी कि छोटी एज से अपने आप की केयर करती आ रही हैं ना, वो आगे जाके भी करती हैं। आप फिजिक्स देखें इस बच्चियों की, कि भी जो बच्चियाँ पहले ही वो कहते हैं, माएँ कहती रहती हैं बाल बांध लो, मुंह नहीं धोया तुमने, कपड़े कैसे हैं, ड्रेसिंग कैसी है आपकी, तो जो माएँ ख्याल रखती हैं, तो अब उसमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं वेयर करते ऐसी चीज़ें, तो जो बच्चे करते हैं वो आगे भी अपनी वो बल्कि अपने बड़ों सेल्फ ग्रूमिंग बड़ी जरूरी है। मैं समझती हूँ हर चाहे बच्चियां हों चाहे बच्चे हों, उनको अपनी सेल्फ ग्रूमिंग के हवाले से बड़ा काम करना चाहिए। ये बड़ी ज़रूरी है कि आजकल हम देखते हैं कि ये चीज़ें हमारे यहाँ मुआशरे में जो है वो बहुत तेज़ी से फैल रही हैं, क्रिटिसाइज भी होता है, लेकिन अपने आप को मेरे ख्याल में आपको बड़ा अच्छा रखना चाहिए वक्त के साथ साथ, फिर कॉन्फिडेंस भी आपका बड़ा बहाल होता है इससे। अच्छा, आजकल हम देखते हैं बड़ा कुछ आता है शाइनिंग स्किन और ऐसे ग्लोइंग हो, उसके लिए क्या करना चाहिए? मतलब बहुत ऐसी ग्लासी आपकी स्किन नजर है। उसके लिए तो ये है कि सबसे पहले जो हमारी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं वो हमें घर में यूज़ करनी चाहिए। मेरे सैलून पर आती हैं क्लाइंट्स, तो मैं वो कहती हूँ कि आप टमाटर का जो पेस्ट टमाटर आप काट रहे हो, आपके हाथ पे लगे, आप जाके वॉश करें, क्यों कर रहे हो? अच्छा, आपका चेहरा नहीं, आप अपने चेहरे पे लगाएं। सही। तो जैसे आलू है, आलू का जो रस है, जिनकी छाइयाँ होती हैं, वो आलू का रस यूज करें चेहरे के ऊपर, या उसमें आलू का रस निकाल के उसमें चावल का आटा डाल के पेस्ट बना के वो अपने चेहरे के ऊपर लगाएं, जिससे उनकी ग्लोइंग स्किन आती है। यानी कि देखें, आप मिक्स क्रीमें लगाएंगी, वो ग्लोइंग ले आती हैं सब कुछ, वो आपकी लेयर उतार रही होती है, जो आपकी स्किन कैंसर की तरफ रवां दवा होती है। तो कोशिश करनी चाहिए कि आप मिक्स क्रीमें यूज ना करें, अपनी स्किन का ख्याल रखें। हाँ जी, ये आपके पास जो केमिकल वाली क्रीमों की जो उम्र होती है वो 10-12 साल होती है, उसके बाद आपकी स्किन रेड होने लग जाती है, वेन्स निकल आती हैं, खराब हो जाती हैं। तो काफी बेचारी खवातीन के इस तरह के हालात और खराब करके स्किन लेकर आ जाती हैं। तो फिर वो कहती हैं कि अब इसका क्या करें? अच्छा जी, अब आप इस पे कच्चा दूध ज़्यादा यूज़ करें, उसके अंदर हल्दी डालें, क्योंकि वो इतनी रेड और इतनी ज़्यादा रफ हो चुकी होती है कि उस पर कोई और चीज़ हार्ड चीज़ तो यूज़ की नहीं जा सकती। स्किन पॉलिश का बड़ा एक वो होता है ना कि स्किन पॉलिश करवानी चाहिए। आप समझती हैं स्किन पॉलिश चलिए करवानी ज़रूरी है कि अगर स्किन को ज़रूरत है तो स्किन पॉलिश करवा लेनी चाहिए? जी जी,
स्किन पॉलिश यूज करनी चाहिए, लेकिन ये है कि जो कम एज बच्चियां हैं जिनकी स्किन काफी थिन सी होती है, तो वो अगर ज्यादा स्किन ब्लीच यूज करते हैं तो साइड इफेक्ट होते हैं। तो वो ये होते हैं कि वक्ती तौर पे तो वो बहुत ज्यादा, और कुछ लोग कहते हैं कि हमारे फेशियल करवाने आते हैं तो कहते हैं कि नहीं जी हमारे तो चेहरे पे ग्लो नहीं आई, तो अब हम कहते हैं कि हम लोग तो पाउडर ज्यादा यूज नहीं करते, ब्लीच ज्यादा इस्तेमाल जो है। तो ये तो है कि हम लोग कहते हैं कि स्किन को ज्यादा, क्योंकि देखें आज जो फेशियल होता है ना, वो लोग समझते हैं कि हम चिट्टे हो जाते हैं, वो चिट्टे नहीं होते। उनकी ये समझें कि आप जब फेशियल करवा रहे हो तो आपकी स्किन क्लियर हो रही है। बिल्कुल ऐसी है जी, स्किन की केयर फिर भी जरूरी है। शादिया बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहीं और स्किन के हवाले से इन्होंने बहुत कुछ टोटके भी बताए जो आप घरों में इस्तेमाल कर सकती हैं। नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर सर से मजीद डिस्कशन जारी रहेगी। वेलकम बैक नाजरीन, और इसके साथ ही हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद है, उनका तारुफ करवा देती हूँ। एडवोकेट नवीदुर रहमान हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि उम्मीदवार हैं बराए जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और शाजिया तो हमारे साथ मौजूद ही हैं। तो सर से हम जानेंगे, जिस तरह पहले भी हमारी जो है लॉयर्स के हवाले से बात हो रही थी, उनके मसाइल के हवाले से, उनके फलाह बहबूद के हवाले से, सेकेंडली हम ये भी बात कर रहे थे कि तरमीम कितनी ज़रूरी है, कानून साजी जो हमारी इस टाइम हम देख रहे हैं, हमारी हुकूमत इसमें कितना रोल प्ले कर रही है। ज़रा सर से भी जानेंगे। सर, इस टाइम आप जो करंट सिचुएशन देख रहे हैं उसमें हमारी हुकूमत जो है वो जमहूरियत कायम करने में कितना रोल प्ले कर रही है, और आप लोगों का जो इस टाइम करंट रोल है वो भी बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं रोही का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वकला के मौक़िफ़ के लिए उन्होंने यहाँ पर हमें आने की दावत दी, और माशरे में अवेयरनेस के लिए आपका बड़ा कलीदी किरदार है, ख़ुसूसन साउथ पंजाब में। अर्ज़ ये है कि मैं थोड़ा सा माजी की तरफ जाना चाहूँगा कि इस रियासत में वकला ही वो वाहिद तबका माजी में भी रहा और मौजूद भी है, जिसने हमेशा कानून और आइन की हुक्मरानी के लिए अपना कलीदी किरदार अदा किया। 47 से अगर शुरू हो तो ये रियासत एक वकील के मरहून मिन्नत थी, जिसने सियासी जद्दोजहद के बाद काज़ी आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस रियासत को आज़ाद करवाया। उसके बाद आप 1973 के आइन की तरफ आ जाएं। पाकिस्तान में 56 का और 62 का आइन मौजूद रहा, लेकिन वो आवाम के मयार पर पूरे नहीं उतरते थे। एक मुंतखब शुदा असम्बली ने 1973 में एक ऐसा मजबूत और जामे आइन दिया जो आज तक पाकिस्तान में राइज है, और ये समर भी आप वकीलों के उस पर डालेंगे। उसके बाद आप ये देखें कि 2007 में अदलिया बहाली की जो तहरीक चली, एक आमिर, परवेज मुशर्रफ, जालिम और जाबिर आमिर के खिलाफ, वो वकला ही सीना सुपर हुए। उन्होंने 2 साल अपना मुआशी कत्ल बर्दाश्त किया, मारे खाई, जेलों में गए, लाठियां खाई, कोड़े खाए, कैदोबंद की सौबतें बर्दाश्त की, अपने बच्चों से जुदाई बर्दाश्त की, लेकिन आइन और कानून पर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं। उसके बाद आप फिर आ जाए कि मुल्क में जो मुख्तलिफ किस्म की तहरीकें चलती हैं, सारे लोग वकला की तरफ ही देखते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? इसकी बुनियादी वजह यह है कि वकला मुआशरे में वो वाहिद तबका है जो किसी भी जालिम, आमिर और जाबिर के साथ हक की आवाज़ बुलंद करने में सबसे पहले अपना रोल प्ले करता है। ये ताकत उसको आइन ने दी, ये ताकत उसको मजहब ने दी, ये ताकत उसको जमहूर ने दी, और ये सारी चीज़ें मिलकर वकला का अपना एक ऐसा किरदार रहा है जो हमेशा वकला को उस पर फख्र है। और आज भी मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में बहुत सारे कवानीन में तरमीम की ज़रूरत है। बुनियादी तौर पर तरमीम का हक लेजिस्लेटिव असम्बली को होता है, जिसको हम कौमी असम्बली कहते हैं। वकला की जो इसमें मशावरत शामिल हाल होती है, जिस तरह पंजाब बार कौंसिल है, पाकिस्तान बार कौंसिल है, वो अपनी अपनी तजावीज़ देते हैं, लेकिन अल्टीमेट जो सोल्यूशन होता है वो कौमी असम्बली में ही होता है। सही। तो इसी तरह वकील अपनी जद्दोजहद अदालतों तक, सेमिनार्स में आपकी जिस तरह के ये प्रोग्राम अरेंज कर रही हैं, यहाँ तक अपनी आरा देने के जिम्मेदार होते हैं और वो देते हैं। तो मैं समझता हूँ माशरे में वकला कम्युनिटी का बड़ा ही मेजर रोल रहा है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये दर्ज है कि किसी भी इशू पर वकला हमेशा पेश होते हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट बार की बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में मुल्तान शहर की कस्टोडियन है डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुल्तान, हर जिले की तरफ। वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ वकला के मसाइल को एड्रेस करेंगे। अगर आम शहरी पर किसी किस्म का कोई जुल्म जबर ढाया जा रहा है तो सिर्फ वकला ही हैं जो सामने आते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी नहीं आती, डॉक्टर्स नहीं आते, इंजीनियर्स नहीं आते।
ये सिर्फ वकला ही हैं जो इन लोगों के साथ सीना सुपर होते हैं और अपना कलीदी किरदार अदा करते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, और इसके साथ साथ फिर हम थोड़ा इस पे भी बात करेंगे, क्योंकि आप साबिक फाइनेंस सेक्रेटरी भी रहे हैं। इस टाइम जो हमारी मईशत के हवाले से बात कर लेते हैं, जो हम बहुत ज़्यादा एक क्रिटिकल दौर से गुजर रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? किस तरह इस मुआशी बहरान से निकला जा सकता है? देखिए जी, गांधी जी जो भारत में बड़े उनके माशाल्लाह बड़ी अजीम लीडर थे, उन्होंने कहा था कि मेरे पास अपनी कौम को सादगी की मिसाल देने के लिए कोई शख्सियत मौजूद नहीं। मैं यहाँ पर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की और जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मिसाल देता हूँ कि ये हुक्मरान 3 बरे-आज़मों पर मुहित थे, लेकिन ये खद्दर के कपड़े पहनते थे, दरख्त के साए तले सोते थे और तकिए की जगह ईंट इस्तेमाल करते थे। तो हमारे लिए मशअल राह है वो शख्सियात, खुलफाए राशिदीन। हम अपने बुनियादी तौर पर सरकारी सतह पर अपने अखराजात को कम करके पब्लिक की तरफ इस रुख को मोड़ सकते हैं। एक आम असिस्टेंट कमिश्नर के पास सरकार की तरफ से दी हुई 2 करोड़ रुपए की गाड़ी है, जिसमें 6 पुलिसकार सवार होते हैं और वो जाकर टमाटर और प्याज का रेट मालूम कर रहा होता है। उसने क्या अपना काम करना? सरकारी तौर पर मैं समझता हूं ये क्वेश्चन जो है ना, वो सरकार के किसी ओहदेदार से बनता है आपका, जो यहां पर इक्तदार में बैठे हुए हैं, जिनके पास फाइनेंस होता है, जिनके पास बजट होता है। हम जैसे वकील तो सिर्फ और सिर्फ जिद्दोजहद करने के लिए सड़कों पर होते हैं, जब कभी महंगाई होती है, जब कभी बेरोजगारी होती है, जब जुल्म सितम का बाजार गर्म होता है। अभी पिछले दिन फ़लस्तीन का जो वाक़या हुआ, या अभी तक वो वहां पर अनरेस्ट की सिचुएशन है, तो वकला हमेशा पेश रहे हैं। ये उन इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों की जिम्मेदारी। अच्छा, क्योंकि मेरे कहने का मकसद जो आपसे सवाल करने का था, क्योंकि हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, हम कानून की बात करते हैं, हम पॉलिसीज़ की बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है जब इक़्तिदार में जो लोग बैठे होते हैं उनको क्या समझते हैं, पता नहीं होता कानून साजी का, आइन साजी का। नहीं, मैं समझता हूँ कि ये हुकूमतें, इनकी प्रायोरिटीज़ होती हैं, इनके अपने अपने मसाइल भी होते हैं और प्रायोरिटीज़ भी होती है। हमारी रियासत बुनियादी तौर पर एक ऐसे बेहंगम तरीके से चलाई जा रही है जिसका न सर है न पैर है। अभी मलिक साहब ने फरमाया था, जिस रियासत में कानून की हुक्मरानी हो, और मौला अली का फरमान है ना कि कोई भी रियासत जुल्म और सितम पर कायम नहीं रह सकती। जब रियासत में जुल्म और सितम बढ़ जाता है, आइन की हुक्मरानी खत्म हो जाती है, उसके बाद उस रियासत का वजूद नहीं होता। और अमली तौर पर हम उस तरफ जा रहे हैं कि हमारी रियासत का कोई सर पैर नहीं है। मुआशी तौर पर इस बहरान को निकलने के लिए ज़रूरत है सियासतदानों की, वकला की, दानिशवरों की, सहाफ़ियों की, प्रोफेसर्स की, कि अपने दरमियान कोई ऐसा मोमेंटम पैदा करें, कोई ऐसा सिस्टमेटिक सिस्टम पैदा करें जिसमें इन सारे मसाइल को एड्रेस करके एक आम आदमी की मसाइल के हल के लिए अपने अपने तजावीज़ दे सकें। बिल्कुल, ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आम इंसान के लिए तो सर्वाइव करना आज के दौर में बड़ा मुश्किल हो गया है हर इंसान के लिए। और फिर मिडिल क्लास फैमिली जो है वो भी बहुत ज़्यादा इस टाइम सर्वाइव जो है वो मुश्किल से कर रही है। एक आम बंदे के लिए तो आप सोचें ना कि एक वक्त की रोटी खाना भी जो है इस टाइम मुश्किल हो गया। अच्छा, मजीद भी हम बात करते हैं आपसे, जिस तरह हम शादी से बात कर रहे थे बालों के हवाले से, कि किस तरह आप घर कोई मास्क वगैरह, जिस तरह आप कोई देसी टोटका बताएं हमारे व्यूअर्स को कि अगर वो पार्लर नहीं आ सकती, सैलून नहीं आ सकती, तो घर बैठे जो है वो सस्ते दामों जो है ना कोई इस तरह का अच्छा आप जो है मास्क घर में बना लें और आप अपने बालों पे अप्लाई करें। मास्क के हवाले से मैं कहूँगी कि एलोवेरा जेल जो आप अपने घर में पौधे अक्सर लोगों ने लगाए होते हैं, हाँ। तो एलोवेरा जेल होती है और हम बड़ा लाइट लेते हैं, हाँ जी, एलोवेरा जेल और अंडा होता है, ठीक है, और मेयोनीज होती है। इस तरह की चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं हम अपने बालों को अच्छा करने के लिए, ठीक है। तो जैसे इलसी के बीज, हाँ, उनको भिगो देते हैं, उनकी जेल बनाते हैं और उसमें एलोवेरा जेल मिला लेते हैं, और ज़्यादा हो तो उसके अंदर जैसे मेथी दाना, कलवंजी, ये इसको पीस के इसके अंदर मिलाया जाता है ताकि बालों की ग्रो भी अच्छी हो, घने भी हो, जिनके हेयर फॉल हो रही होती है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा मास्क है। सही है। तो ये उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए? उसमें, हाँ जी, उसमें एलोवेरा जेल, ठीक है, और चावल, ठीक है, चावल का आटा मिला लें या चावल को बॉईल कर लें, उसका पेस्ट बना लें, वो उसमें मिला लें, और मेथी दाना और कलवंजी रात को भिगो दें,
ठीक है। जो उसका पानी होगा उसी के साथ ही उसे ग्राइंड करके, तो वो आप यानी कि गाढ़ा, यानी कि इतना पानी ना हो, थोड़ा सा हल्का सा, वो पेस्ट में आ जाए, तैयार हो जाएगा, जिसमें आप अपने बालों को लेप करके, वो आप अपनी जड़ों से लेकर बालों में वो लगाएं। दही को बहुत अच्छे तरीका है दही का, कि दही यूज कर सकते हैं। पुराने जमाने कैसे हमारी जो नानी अम्मा होती थी वो बताती थी कि हमारे यहाँ तो स्पेशली जो ये भेड़े हैं, इनका जो दूध है बकरियों का, इनका इनसे बाल धोए जाते थे, वॉश किए जाते थे, इससे धोए जाते थे। जैसे वो मुल्तानी मिट्टी है, हाँ, मुल्तानी मिट्टी से बड़ा आम से साबुनों से धोए जाते थे, तो उनके बाल सही थे, इतने अच्छे और घने ऐसे लंबे बाल। असल में उस वक्त हमारी जो खुराक थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है ना, केमिकल से अलग थी, हमें हर चीज ओरिजिनल मिलती थी। अब वो चीज नहीं है, अब हम अपने बच्चों को वो चीज भी नहीं दे रहे। मिलावट तो है ना आजकल हमारी बच्चियों के, कुछ बच्चियां हैं जो खानदानी तौर पर उनके बाल लॉन्ग हो जाते हैं, अच्छे होते हैं, और आजकल बच्चियों में बाल ज्यादा कंप्लेन यही होती है कि हेयर फॉल होता है, ग्रो नहीं हो रहे, तो बस वो ये होता है कि टोटके बताए जाते हैं। तो बाकी अगर हम केराटिन की तरफ आए, या फिर केराटिन भी बालों के लिए अच्छी चीज है, यानी कि एक खुराक है उसके लिए। केराटिन का होता है कि एक होता है कि उसमें आपका एक होता है प्रोटीन ट्रीटमेंट, एक होता है केराटिन। अच्छा, दोनों में क्या स्ट्रेटनर यूज किया जाता है? उससे भी तो होता है ना कि थोड़ा सा आपके स्ट्रेट प्रोटीन में तो यानी कि यूं है कि प्रोटीन में यूज करना चाहें तो ठीक है, अगर यूज ना करना चाहें तो कोई बात नहीं है, क्योंकि वो एक बालों को फूड दिया जा रहा है, ठीक है ना। जो केराटिन है वो जारी बात है, हमारे ट्रीटेड जब बाल हो जाते हैं और उसमें से हम केराटिन खत्म कर बैठते हैं, जब हम डी कलर करते हैं, तो डी कलर करते हैं जब हम, तो खत्म हो जाता है उससे। तो उसमें ये होता है कि फिर हम अपने क्लाइंट्स को कहते हैं कि आप केराटिन करवाएं, ताकि आपके बाल रिपेयर हो जाए, जो बॉन्ड खुल गए हैं, जो ओपन हो गए हैं, वो बंद हो जाए, बालों में जान आ जाएगी, बालों में जान आ जाए, शाइन आ जाए। तो फिर ये होता है कि वो जब हमारे पास से जाती हैं तो वो उनके बड़े अच्छे हेयर्स होते हैं, और जब वो कहते हैं कि हम जब घर गई, तो जब वो घर जाएंगी और अच्छा कभी बड़ा ट्रीटमेंट का ख्याल रखना पड़ता है, केमिकल वाले शैम्पू यूज करेंगी, और यानी कि आफ्टर केयर नहीं पूछेंगी या नहीं बताएंगे हम लोग, तो वो फिर यही होता है ना कि वो जाके बाल, वो फौरन केराटिन भी खत्म हो जाता है। आप इतने इतने पैसे देकर जाते हो, तो वो जाके फौरन ही ये चीज खत्म हो जाती है। तो अच्छा, वो ये जाहिर सी बात है, आपने ट्रीटमेंट करवाते हैं तो ट्रीटमेंट के बाद भी बाल केयर मांग रहा होता है। जी जी, ये भी और अक्सर क्लाइंट्स ऐसे होते हैं वो पूछते ही नहीं, या फिर कुछ ऐसी ब्यूटिशियंस होती हैं जो बताती नहीं है, तो वो कहती हैं कि ठीक है हमने पैसे ले लिए और काम हो गया, लेकिन हमें उनकी केयर करनी चाहिए ताकि वो अगली दफा भी हमारे पास आए। तो बस यही चीज़ होती है कि बालों की केयर करनी चाहिए मौसम के हिसाब से। गर्मियों में ये होता है कि स्किन पे ज़्यादा पसीना आ जाता है, डर्ट सी हो जाती है, जिसकी वजह से इचिंग वगैरह हो जाती है बालों में, तो उस वक्त भी हमें बालों को क्लीन रखने की बहुत ज़रूरत होती है। और सर्दियों में वैसे लोग डेली शैम्पू करते हो, आप समझती हैं कि डेली शैम्पू करना अच्छा है बालों के लिए, या मेरे ख्याल से डेली शैम्पू नहीं करना चाहिए, यानी कि मैं जहाँ तक मेरा है तो उसमें यह है कि आप ऑयलिंग ज़रूर करें। अगर आपने देखें एक दो दिन के बाद भी, हाँ जी, तो उसमें यह है कि आप जैसे लो होती हैं केमिकल्स, उस तरह के शैम्पू यूज़ करें, या केराटिन शैम्पू यूज़ करें। वो कहते हैं ना कि जो महंगा होता है वो रोता नहीं है, और जो सस्ता होता है वो बार बार होता है। बस यही होता है कि आप ना अपने बालों की अच्छी केयर करें। हाँ जी, क्योंकि हर मौसम में हमें अपने ऊपर नजर रखनी चाहिए कि हमें किस चीज की जरूरत है। और आजकल तो आपको पता है कि यूट्यूब है, तो उस पे काफी बच्चियों, हाँ जी, उस पे बच्चियों को बहुत कुछ पता है। बल्कि हमारे क्लाइंट्स आके हमें मशवरा भी दे रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि ये आप ऐसे क्या करें, आपके क्लाइंट अगर कोई इस तरह के आए तो मैंने ये यूज किया, आप उन्हें भी बताएं। तो वो इस तरह वाली बात हो जाती है। लेकिन ये है कि कुछ बातें जानने की भी होती हैं, कोई बात नहीं, कभी सब सीखना भी। अच्छा, कुछ चीजें बड़ी अच्छी होती हैं जो आपकी सीखने की भी होती हैं, अगर आप उनको अप्लाई भी कर लेते हैं तो अगर उनके पॉजिटिव रिजल्ट आए। जी जी जी। अच्छा, फिर ये बताएं जैसे शाजिया, आप खुद अपनी केयर कैसे करती हैं, ये बताएं। मैं आजकल तो बिल्कुल, आजकल वैसे भी बहुत ज्यादा बिजी जा रहा है, तो बिल्कुल केयर नहीं हो सक रही। तो शायद हम अपनी तरफ शायद देखते नहीं, हम तो लोगों की तरफ देखते हैं। लोगों की केयर ज्यादा हो रही है। तो बस यही होता है, ऑर्गेनिक होती हैं, बस मॉइस्चराइजर होता है, और बालों में होता है, या ज्यादा नहीं तो ऑयलिंग वगैरह कर ली, तो बस यही चीज होती है, केयर करती रहती हैं।
अच्छा जी, अपना पॉलर है यार, खुद तो भी अच्छा आप लोगों की केयर तो कर ही रही हैं, उनको सजा रही हैं, संवार रही हैं, तो भी अपनी भी केयर जो है वो बड़ी जरूरी होती है। अच्छा, सबसे पहले आके ना जो सैलून में कोई भी खवातीन एंटर्स होती है ना, वो सबसे पहले यही देखती हैं, अच्छा सैलून की ओनर कैसी है? हाँ जी। अच्छा, सैलून के ओनर जरा ऐसे माशाल्लाह प्यारी हुई, बेहतरीन। नहीं, वो आकर कहती हैं, कहती है कि आप हमें ना अपने जैसा बना दें, आपने ये चीज अच्छी बनाई हुई है, मेरी भी ऐसी बना दें। यार आपकी आंखें, मेरी आंखें छोटी हैं या दरमियानी है, चलो। लेकिन ना मैं कहती हूँ नहीं, आपकी आंखें तो इतनी प्यारी हैं, आपको तो मैं ऐसा लुक दे दूंगी कि आपको जब करवाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें बहुत पसंद आता है। हाँ जी, तो बस यही कह सकती है। जी बिल्कुल ऐसे है जी, ये तमाम चीजें खूबसूरती बरकरार रखना, और फिर जाहिर सी बात है लड़कियों को खूबसूरत आना मेरे ख्याल में समझती हूँ हमारा हक भी है ना, खवातीन को खूबसूरत लगना हक है। और मैं हमारे साथ सर बैठे हुए सर सोच रहे हैं कि सिर्फ खवातीन को अच्छा लगना जरूरी है। क्या कुछ जो लेडीज होती हैं वो ना अपनी केयर करना छोड़ देती हैं, शादी करवा लिया जी हमने, अट्रैक्ट कर लिया उसको, अब शादी होगी हमारी, तो अब हम अपनी केयर नहीं करते हैं, ना मुंह धोती हैं, ना बाल संवारती हैं, वो ऐसे लगती हैं जैसे अगर वो 20-25 की में है तो 40-50 की लग रही होती हैं। ना उन्होंने मुंह धोना है, ना शीशे की तरफ देखना है। हमारे बच्चे हैं, हमें टाइम नहीं लग रहा, लेकिन यह है कि आप अपने लिए टाइम लगाएं। आप जितनी अपनी केयर करेंगे उतनी, वो कहते हैं ना, लॉन्ग लास्टिंग एज जाएगी आपकी, तो वो ये चीज होती है। तो जितनी ज्यादा आप अपनी स्किन की केयर करोगे, अपने बालों की केयर करोगे, जाहिर बात है तो आप अच्छे लगोगे। अब देखें कि हमारे साथ की होती हैं तो कुछ आती हैं तो पहचानी जाती, यार तुम लोगों ने बुढ़ा नहीं होना, तुम लोगों पे बुढ़ापा नहीं आता। तो हम कहते हैं कि हम लोग अपना ख्याल रखते हैं, तो आप भी अपना ख्याल रखा करें। जल्दी ना लेके आए आना तो है, लेकिन जाहिर सी बात है इतनी जल्दी तो नहीं ना ला सकते। हाँ, उसमें केयर बड़ी ऐसे ही होता है। हम लोग काफी बच्चियां मैंने ऐसे देखी, मेरी अपनी कजन्स हैं, वो माशाल्लाह से अभी इतनी उनकी एज नहीं है, लेकिन वो माशाल्लाह मेरे से भी बड़ी लगती हैं, तो कभी कभी कहती यार मेरे से भी तुम लोग बड़ी लगती हो, तो अपना ख्याल रखा करो। अपना ख्याल नहीं ना रखती हैं वो, अपने बालों की तरफ नहीं ख्याल रखती हैं, वो कहती हैं कि अच्छा। और कुछ बच्चियों में होते हैं वो छोटी सी होती हैं, उनको यानी कि मैं समझती हूँ कि जो बच्चियाँ अपनी एज में यानी कि छोटी एज से अपने आप की केयर करती आ रही हैं ना, वो आगे जाके भी करती हैं। आप फिजिक्स देखें इस बच्चियों की, कि भी जो बच्चियाँ पहले ही वो कहते हैं, माएँ कहती रहती हैं बाल बांध लो, मुंह नहीं धोया तुमने, कपड़े कैसे हैं, ड्रेसिंग कैसी है आपकी, तो जो माएँ ख्याल रखती हैं। तो अब उसमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं वेयर करते ऐसी चीज़ें, तो जो बच्चे करते हैं वो आगे भी अपनी वो बल्कि अपने बड़ों सेल्फ ग्रूमिंग बड़ी जरूरी है। मैं समझती हूँ हर चाहे बच्चियां हों चाहे बच्चे हों, उनको अपनी सेल्फ ग्रूमिंग के हवाले से बड़ा काम करना चाहिए। ये बड़ी ज़रूरी है कि आजकल हम देखते हैं कि ये चीज़ें हमारे यहाँ मुआशरे में जो है वो बहुत तेज़ी से फैल रही हैं, क्रिटिसाइज भी होता है, लेकिन अपने आप को मेरे ख्याल में आपको बड़ा अच्छा रखना चाहिए। वक्त के साथ साथ फिर कॉन्फिडेंस भी आपका बड़ा बहाल होता है इससे। अच्छा, आजकल हम देखते हैं बड़ा आपको ज़्यादा होता है शाइनिंग स्किन और ऐसे ग्लोइंग हो, उसके लिए क्या करना चाहिए? मतलब बहुत ऐसी ग्लासी आपकी स्किन नजर है। उसके लिए तो ये है कि सबसे पहले जो हमारी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं वो हमें घर में यूज़ करनी चाहिए। मेरे सैलून पर आती हैं क्लाइंट्स, तो मैं वो कहती हूँ कि आप टमाटर का जो पेस्ट टमाटर आप काट रहे हो, आपके हाथ पे लगे, आप जाके वॉश करें, क्यों कर रहे हो? अच्छा, आपका चेहरा नहीं, आप अपने चेहरे पे लगाएं। सही। तो जैसे आलू है, आलू का जो रस है, जिनकी छाइयाँ होती हैं, वो आलू का रस यूज करें चेहरे के ऊपर, या उसमें आलू का रस निकाल के उसमें चावल का आटा डाल के पेस्ट बना के वो अपने चेहरे के ऊपर लगाएं, जिससे उनकी ग्लोइंग स्किन आती है। यानी कि देखें, आप मिक्स क्रीमें लगाएंगी, वो ग्लोइंग ले आती हैं सब कुछ, वो आपकी लेयर उतार रही होती है, जो आपकी स्किन कैंसर की तरफ रवां दवा होती है। तो कोशिश करनी चाहिए कि आप मिक्स क्रीमें यूज ना करें, अपनी स्किन का ख्याल रखें। हाँ जी, ये आपके पास जो केमिकल वाली क्रीमों की जो उम्र होती है वो 10-12 साल होती है, उसके बाद आपकी स्किन रेड होने लग जाती है, वेन्स निकल आती हैं, खराब हो जाती है। तो काफी बेचारी खवातीन के इस तरह के हालात और खराब करके स्किन लेकर आ जाती हैं। तो फिर वो कहती हैं कि अब इसका क्या करें? अच्छा जी, अब आप इस पे कच्चा दूध ज्यादा यूज करें, उसके अंदर हल्दी डालें, क्योंकि वो इतनी रेड और इतनी ज्यादा रफ हो चुकी होती है कि उस पर कोई और चीज हार्ड चीज तो यूज की नहीं जा सकती। स्किन पॉलिश का बड़ा एक वो होता है ना कि स्किन पॉलिश करवानी चाहिए। आप समझती हैं स्किन पॉलिश चले करवानी जरूरी है कि अगर स्किन को जरूरत है तो स्किन पॉलिश करवा लेनी चाहिए? जी जी,
स्किन पॉलिश यूज करनी चाहिए, लेकिन ये है कि उसका जो ज़्यादा कम एज इस्तेमाल। बच्चियां हैं जिनकी स्किन काफी थिन सी होती है, तो वो अगर ज्यादा स्किन ब्लीच यूज करते हैं तो साइड इफेक्ट होते हैं। तो वो ये होते हैं कि वक्ती तौर पे तो वो बहुत ज्यादा, और कुछ लोग कहते हैं कि हमारे फेशियल करवाने आते हैं हाँ। तो कहते हैं कि नहीं जी हमारे तो चेहरे पे ग्लो नहीं आई। तो हाँ, अब हम कहते हैं कि हम लोग तो पाउडर ज्यादा यूज नहीं करते। हाँ, ब्लीच ठीक है ज्यादा ना, इस्तेमाल जो हाँ, है। तो ये होता है कि हम लोग कहते हैं कि स्किन को ज्यादा, क्योंकि देखें आज जो फेशियल होता है ना, वो लोग समझते हैं कि हम चिट्टे हो जाते हैं, वो चिट्टे नहीं होते। उनकी ये समझें कि आप जब फेशियल करवा रहे हो तो आपकी स्किन क्लियर हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही है जी, स्किन की केयर फिर भी जरूरी है। शादिया, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहीं और स्किन के हवाले से इन्होंने बहुत कुछ टोटके भी बताए जो आप घरों में इस्तेमाल कर सकती हैं। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर सर से मजीद डिस्कशन जारी रहेगी। वेलकम बैक नाजरीन, और इसके साथ ही आज आपको बताएं कि 28 अक्टूबर को जो है बैनुल अक़वामी एनिमेशन डे मनाया जाता है। और इस डे को मनाने का जो मकसद है वो ये है कि जी फ़न और फिल्म और इसके साथ साथ जैसे आजकल टेलीविज़न है, गेमिंग है और तफरीह की जो दीगर इक़साम हैं उनको जो है प्रायोरिटी समझ लें कि उसको डे को मनाने का मकसद ये होता है कि तमाम चीज़ें जो है हरकत पजीरी में भी आती हैं। आपको पता है ये तमाम चीज़ें आजकल एनिमेशन का टाइम चल रहा है। हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं लोगों का सोचने का, देखने का नज़रिया चेंज हुआ और लोगों ने इस तरफ आए कि 3D गेम्स की तरफ आए। सोशल मीडिया जो है हम देख रहे हैं कि इस टाइम कितनी तरक्की कर रहा है और इसके साथ साथ जिद्दत आती जा रही है। टेक्नोलॉजी जितनी एडवांस होती जा रही है उसके लिहाज से हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें भी हमारी चेंज हो रही हैं। वक्त के साथ साथ चीज़ें चेंज होती रहती हैं। आपको पता है फिल्म के हवाले से अगर किसी ने शॉर्ट फिल्म बनानी है उस हवाले से हम देख रहे हैं कि कितनी जिद्दत आ गई है। उसके साथ साथ गेमिंग के हवाले से हम बात करें, बच्चों की तफरीह के हवाले से कि बच्चों की जो आजकल हम देखते हैं गेमिंग, इतनी सारी गेम्स ऐप्स आई हुई हैं, उसमें आप देखें एनिमेशन का कितना इस्तेमाल है। अच्छा जी, उसके साथ साथ हम बात करें कि जिस तरह शॉर्ट फिल्म है, टीवी के हवाले से ग्राफिक डिज़ाइनिंग है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम देख रहे हैं कि उसमें जो है वो कितने लोग एडवांस होते जा रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो है पेंटिंग का, कठपुतलियों का और इसके साथ साथ ड्राइंग का और स्पेशली जो हमारे यहाँ पर जो हमारा कल्चर है उसको किस तरीके से पेश किया जाता है, तमाम चीज़ें जो हैं अब हमारी उसके साथ वक्त के साथ चेंज हो रही हैं। तो पहले था कागज़ इस्तेमाल होता था, फिर कागज़ से हम कंप्यूटर की तरफ आ गए, आपकी तमाम चीज़ें जो हैं वो डिजिटल मीडिया की तरफ चली गई हैं। तो ये तमाम चीज़ें तभी मुमकिन हो रही हैं जब हम देख रहे हैं कि जिद्दत आती जा रही है। तो ये इस हवाले से हम बात करना चाह रहे थे कि आजकल जो मीडिया जिस तरह अपना रोल प्ले कर रहा है और जिस तरह चीज़ें चल रही हैं, तो आने वाला वक्त आप खुद भी देखेंगे कि इसमें मज़ीद जिद्दत आती जाएगी और चीज़ें जो हैं वो एडवांस होती जाएंगी, तो लोगों के लिए बहुत आसानियाँ भी हो रही हैं। ऐसे ही है कि सर भी? जी बिल्कुल ऐसे है। देखें, वक्त के आपके तकाजे बदलते हैं, तब्दीली लाजमी अंसर है, एलिवेशन का दौर होता है, तो वक्त के साथ साथ इन चीज़ों को एडॉप्ट जो नहीं करेगा पीछे रह जाएगा। ऐसे ही है। हमें भी चाहिए कि जदीद तकाज़ों के मुताबिक तमाम शोबों में अपनी अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो मामलात हैं उनको आप बेहतर तरीके से अदा कर सकेंगे अगर हम इन जदीद खतूत पर इस्तवार होने वाली टेक्नोलॉजीज़ का मुस्तबल इस्तेमाल करें। अच्छा, कानून में भी मेरे ख्याल में जिद्दत आनी जी चाहिए। यकीनन आनी चाहिए। हमारे यहाँ 1898 और 1908 के कवानीन राइज हैं और मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि इन कवानीन में तारामीम करके जल्द अज जल्द लोगों को इंसाफ उनकी दहलीज पर पहुंचाया जाए। और ये उसी वक्त मुमकिन है जब अंग्रेज ने एक गुलाम कौम के लिए इस कानून को बनाया ताकि उनको हमेशा गुलाम ही रहने दिया जाए। 47 के बाद बहुत अशद ज़रूरत है और आजकल जो ज़रूरत, जितनी ज़्यादा ज़रूरत आज है, आज से पहले कभी भी नहीं थी। हर चीज़ में जिद्दत पैदा हो रही है। आप मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, द पीपल। एक आम कॉमन पर्सन के लिए इन कवानीन में तरामीम की अशद ज़रूरत है और ये ज़रूर होनी चाहिए। अच्छा, आप खुद भी अब उम्मीदवार हैं, इलेक्शन के लिए आप भी तैयारियां शरियां कर रहे हैं, आपका क्या जो है विजन है इसको लॉयर्स को लेकर, तमाम चीज़ों की उनकी फलाह बहबूद के हवाले से आपकी क्या है? देखिए, मैं समझता हूँ कि वकील एक ऐसा तबका है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर तवक्कुल रखता है। वकील की कोई तनख्वाह नहीं होती, वकील को कोई बेनिफिट्स नहीं होते। वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है, उसके पास क्लाइंट्स आते हैं, वो उनकी इश्यूज़ को हल करने के लिए
कोर्ट से रुजू करता है और अपना मौक़िफ़ बयान करता है। यहाँ पर वकला के सबसे पहले तो मैं अर्ज़ कर दूं कि मेरा जो मोटो है वो है लॉयर्स डिग्निटी को रिस्टोर करने का, क्योंकि वकील एक ऐसा तबका है जो किसी भी डिपार्टमेंट में हक और सच की सदा को बुलंद करने में कलीदी किरदार अदा करता है। इसलिए मुख्तलिफ शोबाहाई ज़िंदगी से रखने वाले इदारे वकील को उस नज़र से देखते हैं कि वकील साहब आ गए तो चूंकि इनकी ला पर ग्रिप है इसलिए हमारी इनके सामने नहीं चलेगी। तो मैं ये समझता हूं कि बुनियादी तौर पर लॉयर्स की डिग्निटी को रिस्टोर कराना और साथ में लॉयर्स वेलफेयर के लिए जो भी इकदाम करने पड़े वो इंशाअल्लाह ताला हम करेंगे और वकीलों की वकार, नामूस, इज्जत, तौकीर में इंशाअल्लाह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की होगी। जिस तरह सोसाइटी में रहने वाले बाकी लोगों का हक है वैसे वकला का भी हक है और इसके लिए हम इंशाअल्लाह ताला अपना मुस्बत किरदार अदा करें। अभी जो रिसेंटली प्रोजेक्ट चल रहे हैं आप लोगों के इस हवाले से भी हमारे पार्किंग का बड़ा इशू रहता है और चैम्बर्स का भी है, ख़वातीन के हवाले से भी है कि ख़वातीन के लिए अलहदा चैम्बर्स होने चाहिए, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? जी मैं समझता हूँ ये बिल्कुल बर्निंग इशूज़ हैं, लिटिगेंट के लिए भी, वकला के लिए भी। यहाँ पर आप ये देखें कि तकरीबन 7 मंजिला जुडिशल टावर ज़ेर तामीर है डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुल्तान में, जो कि एशिया का सबसे बड़ा जुडिशल टावर होगा, जहाँ पर अदालतें, जहाँ पर कैंटीन, जहाँ पर वकला के लिए चैम्बर्स और लिटिगेंट के लिए दीगर सहूलियात मुयसर होंगी। जब वो जुडिशल टावर अपनी ऑपरेशनल होगा तो यकीनन उसके साथ साथ जुड़े हुए ये मसाइल तकरीबन ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। अभी आपकी पार्किंग का इशू है, जाहिर है लिटिगेंट ने पार्किंग करनी है, वकला ने पार्किंग करनी है, जगह उस तरह अवेलेबल नहीं है। तो वो चूंकि ज़ेर तामीर जगह है, वो जो ही इंशाल्लाह साल 6 माह के अंदर कंप्लीट हो जाएंगी, इंशाअल्लाह ताला ये इश्यूज भी वकला के हल हो जाए। सही हो गया। अच्छा फिर हम आ जाते हैं कि आप क्या समझते हैं क्या चीज़ें जो है वो बेहतर होने की ज़रूरत है जिससे इंसाफ जो है बेहतर हो सकता है? जी सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि बुनियादी कवानीन में तब्दीली की बहुत ज़रूरत है। जो क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट है ये 1898 से राइज शुदा है और आज है 2023, तकरीबन 150 साल से जायद का अरसा गुजर चुका है। अब 150 साल में हमारी मुआशी इक़दार, हमारी सियासी इक़दार, हमारी बहुत सारी चीज़ें तब्दील हुई। तो वक्त के मुताबिक आपको चाहिए हमारी लेजिस्लेटिव असम्बली को कि उन कवानीन में भी तब्दीलियाँ इस तरीके से करके जिससे आम आदमी को फ़ायदा है, जिसमें इंसाफ के हसूल के लिए सालों साल एड़ियाँ ना रगड़नी पड़े। वो एक बड़ी पुरानी मिसाल है कि अगर दादे ने एक केस फाइल किया है तो उसका पोता जा करके उसको रिजल्ट उसका मिलता, वो भी मिलता है कि नहीं मिलता, यानी कि नस्लें गुजर जाती हैं, आपको इंसाफ नहीं मिलता। तो सबसे बुनियादी मसला ये है कि आप उन कवानीन में तरमीम करें, आप जजिस की तादाद को बढ़ाएं, जजिस पर जो बोझ है उस बोझ को कम करें। बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है क्योंकि जिस माशरे में इंसाफ नहीं उस माशरे में कुछ भी नहीं होता। हाँ ये तो हकीकत है, जब आप इंसाफ नहीं कायम कर सकेंगे तो फिर जिस तरह जुल्म आजकल हम देखते हैं, क्राइम में भी तो आप देखें ना दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। अच्छा महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, उसी तरह हमारे बच्चे जो हैं, स्पेशली हमारी जो यूथ है वो इन एक्टिविटीज़ में जो है वो शामिल हो रही है। तो इस हवाले से बड़ा एक मैं समझती हूँ कानून को भी बड़ा एक्टिव होना पड़ेगा कि ताकि हम इन तमाम चीज़ों की रोकथाम कर सकें, हमारी यूथ स्पेशली जो है वो अच्छी और पॉजिटिव कामों में इंगेज हो, ना कि इस तरह की एक्टिविटीज़ में शामिल हो। अच्छा और इसके साथ साथ हम आपसे ये भी जानेंगे इस टाइम जो यहाँ पर हमारे कचहरी के हवाले से जो इश्यूज़ हैं, यंग लॉयर्स के हवाले से मैं बात करूँगी, उनको भी बड़े मसाइल हैं, उनके हवाले से क्या कहना चाहिए? देखिए हमारी जो मेन फोकस है वो हमारे नौजवान हैं। देखिए नौजवान किसी भी रियासत का सरमाया हुआ करते हैं और कानून के शोबे का फ़ख्र है आजकल के नौजवान। हम अपने बड़ों की रहनुमाई के साथ नौजवानों की ताकत से बहुत सारी तब्दीलियाँ पैदा कर सकते हैं। नौजवान जब सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या किसी भी शोबे में आता है ना तो उसको बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है। वही इश्यूज यहाँ भी हैं, उनके लिए प्रॉपर असिस्टेंस की कमी है, उनको कोई वे आउट नहीं है उनके पास, उनके लिए चैम्बर्स की कमी है, उनके लिए प्रॉपर इनकम के कोई सोर्सेज नहीं है। इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मौका दिया तो हम वकला के लिए कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में लीगल एडवाइजरीज का बंदोबस्त करेंगे, हम उनके लिए कमीशंस का अरेंजमेंट करेंगे, हम उनकी डिग्निटी को रिस्टोर करेंगे, उनके मुआशी मसाइल को हल करेंगे। ये वो बुनियादी इशूज़ हैं जो
जितने भी लॉयर्स लीडरशिप आई है उसने एड्रेस किया है। अब हमारी मौजूदा एग्जीक्यूटिव भी बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है और इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे उनसे एक कदम आगे बढ़कर अपने नए आने वाले बहनों और भाइयों के लिए अपना बुनियादी किरदार अदा कर सके, जहां पर वो एक बड़े अच्छे तरीके से अपने रोजमर्रा जिंदगी के मामलात को सरंजाम दें। कोई मैसेज देना चाहे हमारे जितने भी नौजवान हैं, देख रहे हैं, जो इस फील्ड में भी आना चाहते हैं या इस आपकी लॉयर्स के हवाले से भी, उनके तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए क्या मैसेज देंगे? बतौर एक मुहब्ब वतन शहरी के मेरा ये अपनी कौम के लिए पैगाम है कि सब्र और इस्तकामत का दामन अपने हाथ से मत छोड़ें। ये रियासत बहुत खूबसूरत रियासत है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया है कि इस रियासत को दुनिया की कोई ताकत ख़त्म नहीं कर सकती। अब हम सब का बतौर एक मुहब्ब वतन शहरी के ये फ़र्ज़ है कि अपने अपने ज़िम्मेदारियों को ईमानदारी, दयानतदारी और फेथफुल तरीके से अदा करें। अपनी इस रियासत के साथ मोहब्बत करें, इदारों के साथ मोहब्बत करें, आइन पर अमल दरामद करें और सब्र का दामन हाथ से मत छोड़ें, क्योंकि सब्र और इस्तकामत मुसलमान कभी भी मायूस नहीं हुआ करता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का ये पैगाम है कि मायूसी कुफ्र है। हम इस रियासत से बिल्कुल मायूस नहीं है। इंशाअल्लाह ताला ये रियासत दुनिया का लोहा मनवाएगी। इस रियासत का हर शहरी इस रियासत का माथे का झूमर बनेगा। आपने हिम्मत, कोशिश, मेहनत और इस्तकामत के साथ अपनी अपनी जिम्मेदारियां अदा करनी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का हामी और नासिर होगा। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने। और इसके साथ ही नाज़रीन, आज का शो यहीं पर ख़त्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो मंडे को आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।